Hello everyone, myself Rajneesh Kumar. I welcome you once again to the YouTube channel. बच्चों आज हम इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है जो कि क्लास 10th में भी है और आगे चल के क्लास 12th में भी आएगा, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, दो प्रकार के जनरेटर होते हैं, एक होता है एसी जनरेटर, एक होता है डीसी जनरेटर। ठीक है, तो आज इस पूरे वीडियो को बहुत गौर से ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये बोर्ड के एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। हम कर रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का आगे का पोर्शन। क्लियर है? चलिए, तो इससे पहले कि हम इलेक्ट्रिक जनरेटर को डिस्कस करें तो सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो क्या जनरेट करने वाला है, करंट। एंड ये करंट कितने प्रकार का होता है? तो बेसिकली ये जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, जो कि एनर्जी का रूप है जिससे हमारी इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक अप्लायंसेस जो काम करती हैं बिजली से, तो वो दो मेन प्रकार का करंट होता है। एक है अल्टरनेटिंग करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है कि नहीं? क्या तो अल्टरनेटिंग करंट जो होता है ये वो करंट एनर्जी है जो हमारे घरों में हम यूज करते हैं, जो हमारे घरों में बिजली के उपकरण चलते हैं, जैसे हमारे कूलर, पंखे, एसी, जो भी हमारे मिक्सर ग्राइंडर है, वॉशिंग मशीन है, जितने भी उपकरण है जो चलते हैं हमारे घर पे, ये सब अल्टरनेटिंग करंट एनर्जी से चलते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड दूसरा जो डायरेक्ट करंट है इसके भी सोर्सेस हमारे पास। ठीक है, तो ये नॉर्मली बैटरीज के अंदर जो एनर्जी जमा होती है, ठीक है, इन्वर्टर की बैटरी हो गई, उसके अंदर डीसी होता है नॉर्मली। देन हमारा फोन की जो बैटरी है, ठीक है, जो हमारा सेल जितने भी होते हैं घड़ी के अंदर जो लगा हुआ है वो डीसी सप्लाई करता है। तो डीसी जो होती है वो स्टोर्ड एनर्जी है, डायरेक्ट करंट, और एसी जो होता है वो हमको घरों में मिलता है। तो बेसिक देखते हैं इन दो प्रकार के करंट्स में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद बताएंगे हम कि जनरेटर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे बनता है, एंड वो मोर इंपॉर्टेंटली काम कैसे करता है। ठीक है, इसके ऊपर और किस सिद्धांत पे काम करता है। चलिए, तो आज का हमारा पहला जो टॉपिक है वो है एसी, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। एयर कंडीशनर भी होता है बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट की। ठीक, चलिए, तो क्या है अल्टरनेट करना का मतलब होता है चेंज करना, अपने आप को बदलना। बार बार क्या बदलता है यहाँ पे? अ करंट ऑफ कंटिन्यूअसली चेंजिंग मैग्नीट्यूड, एक ऐसा करंट जो निरंतर रूप से लगातार अपना मैग्नीट्यूड मतलब उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है एम्पियर में वो बदलता रहे, दैट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन पीरियडिकली, और एक रेगुलर पीरियड के बाद में, डेफिनेट पीरियड के बाद में अपनी जो दिशा है उसको परिवर्तित कर ले, रिवर्स कर ले अपनी डायरेक्शन को। और कितने समय के बाद में करता है ये? हाफ साइकिल के बाद में करता है। अभी एक्चुअल में हाफ साइकिल क्या चीज है? यहाँ हम क्या है, एक कॉइल यूज करने वाले हैं जिसमें से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और ये कॉइल अगर एक कंप्लीट चक्कर घूम जाती है, 180 डिग्री घूम जाती है, 360 डिग्री घूम जाती है, तो कंप्लीट साइकिल हो गया। और 180 डिग्री रोटेशन मतलब हो गया हाफ साइकिल। मान लीजिए आप किसी पे नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं, अब अगर हाफ टर्न मार ले, मतलब नॉर्थ से बिल्कुल साउथ की तरफ मूव कर ले, तो ये हो गया हाफ साइकिल। और कंप्लीट चक्कर मार के वापस नॉर्थ की तरफ अपना मूव कर ले तो वन कंप्लीट साइकिल हो गया। समझ में आ गया? तो एक ऐसा करंट जो लगातार अपनी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड बदलता है और अपनी दिशा को हर हाफ साइकिल के बाद में उल्टी कर लेता है, पलट लेता है, ऐसा करंट कहलाता है अल्टरनेटिंग करंट, शॉर्ट में एसी। करंट ऑफ कंटिन्यूअसली चेंजिंग मैग्नीट्यूड दैट reverses its direction periodically after every half cycle is called an alternating current। क्लियर है? अब ये जो करंट होता है एसी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इंडिया में वो कितनी है? 50 हर्ट्ज। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है। फ्रीक्वेंसी मींस होता है कि एक सेकंड में उसकी कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो जाती है। तो एक सेकंड में वो 50 साइकिल्स कंप्लीट हो जाती है। और एक साइकिल, जैसे मैंने यहाँ ग्राफ में नीचे दिखाया हुआ, एक साइकिल का मतलब ये एक बार ये ऊंचाई और एक बार ये नीचाई, एक तो क्रेस्ट और एक ट्रफ। ठीक है कि नहीं? क्या तो ये एक कंप्लीट साइकिल जो है इसमें अपनी दिशा दो बार बदलता है। एक इसने यहाँ बदली 180 डिग्री रोटेशन के बाद में, एक यहाँ बदली। तो दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। कई बार पूछते हैं कि इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 हर्ट्ज। और 50 हर्ट्ज का मतलब होता है एक सेकंड में 50 साइकिल्स कंप्लीट हो जाती है इसकी, 50 साइकिल्स। और एक साइकिल में दिशा बदलता है दो बार। देखो, एक यहां से लेकर के यहां तक जितना समय होगा टाइम पीरियड, उसमें इसकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई। एक तो इधर दिशा बदली और एक इधर बदली शुरू करने के बाद में। ठीक है, तो एक सेकंड में ये 50 साइकिल कंप्लीट करता है और एक साइकिल में ये दो बार दिशा बदलता है। तो 50 साइकिल्स कंप्लीट होते होते ये 100 बार अपनी डायरेक्शन बदलेगा। तो दो मेन प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। फ्रीक्वेंसी पूछे जाए 50 हर्ट्ज, फिर पूछा जाए कि एक सेकंड में हाउ मेनी टाइम्स डज दिस एसी चेंज इट्स डायरेक्शन। तो ये क्या आना चाहिए? 100 आना चाहिए। पर सेकंड में 100 आएगा, क्योंकि पर साइकिल में ये दो बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ नीचे हम क्या है, हमको एक छोटा सा डायग्राम दिया है
तो इस डायग्राम को हम देख लेते हैं, क्या है ये डायग्राम। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। ओके, चलिए तो देखेंगे यहाँ क्या दिया हुआ है हमको बताओ। हमें दिया हुआ है ये करंट एक्सिस है, ठीक है, ये 0 है, तो इसके ऊपर वाला जो है ये पॉजिटिव होता है डायरेक्शन, प्लस का आई, प्लस का करंट, और ये नीचे वाला क्या माइनस है, तो डायरेक्शन प्लस माइनस, जैसे हमारा वो नहीं होता एक्सिस होता है, हम ग्राफ पे बनाते हैं, और ये हमारा टाइम एक्सिस है, तो यहाँ 0 से लेकर के टाइम बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये एक साइकिल ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट कितने समय में हो जाएगी, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। ये हाफ द टाइम पीरियड हो गया, ये 1/4 टाइम पीरियड हो गया, तो ये 1/4 1/4 1/4 1/4 कंप्लीट टाइम पीरियड टी हो जाए, कैपिटल टी, ठीक है। करंट ऊपर बह रहा है प्लस का, नीचे बह रहा है माइनस का, ठीक है कि नहीं है। चलिए, तो सिर्फ प्लस माइनस से इंडिकेट करता है डायरेक्शन। एक बार अगर क्लॉकवाइज है तो माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। अब यहां से चेक करते हैं, जैसे जैसे करंट ने अपना जर्नी स्टार्ट की, टाइम आगे जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो देखो करंट की वैल्यू बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, समय बढ़ते जा रहा है तो करंट की वैल्यू इधर बढ़ती जा रही है एक्सिस पे, ठीक है। तो बढ़ते 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 ये t/4 जब टाइम हो चुका हमारा, t/4 टाइम पीरियड का फोर्थ हिस्सा जब हो चुका, तो करंट की वैल्यू हो गई पीक पे अटेन कर गई, मैक्सिमम। इसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, करंट का एम्पलीट्यूड इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट, ठीक है कि नहीं है। तो I0 के नाम से भी इसको डिनोट करते हैं, तो 12th क्लास की बुक्स में देखेंगे हम, ठीक है। देन उसके बाद इसकी वैल्यू फिर वापस घटने लगेगी, घटते 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 घटते, और जब एग्जैक्टली टाइम पीरियड का हाफ हो जाएगा, अगेन इट्स वैल्यू बिकम 0। तो 0 से स्टार्ट किया था वैल्यू, 0 टाइम पे 0 स्टार्ट किया, बढ़ते 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 मैक्सिमम, फिर घटते 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 फिर मिनिमम आ गई, मतलब 0 आ गई। उसके बाद ये दिशा परिवर्तन कर लेगा और उल्टी डायरेक्शन में, डायरेक्शन पलटी हो गई, उल्टी डायरेक्शन बहने लगेगा, उल्टी डायरेक्शन में फिर इसकी वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ती 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 बढ़ती, फिर मैक्सिमम आ जाएगा, और फिर वापस घटते 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 फिर 0 आ जाएगा। यहाँ होता है कंप्लीट वन साइकिल, समझ में आ गया। तो यहां से लेकर यहां तक एक तरह से कॉइल ने 180 डिग्री टर्न मारा, यहां से यहां तक कॉइल ने 180 डिग्री टर्न मारा, तो कंप्लीट 360 डिग्री टर्न मतलब वन कंप्लीट साइकिल ऑफ रोटेशन होता है, ठीक है। तो देखेंगे भी किसने टर्न मारा, कैसे टर्न मारा, व्हाट डू यू मीन बाय साइकिल ऑफ रोटेशन, वो सब चीज हम देखने वाले हैं। तो ये हमारा अल्टरनेटिव करंट वेव, ठीक है। ऑन द अदर हैंड डायरेक्ट करंट क्या होता है, दो प्रकार का होता है डायरेक्ट करंट। एक तो ऐसा करंट है कि जो अपनी वैल्यू ही नहीं बदलता, तो देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0 टाइम पे इस करंट की वैल्यू कुछ है, सपोज मान लो 5 एम्पियर है, ठीक है। तो टाइम चेंज होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, तो उसकी वैल्यू 5 की 5 ही रहने वाली है। तो इस प्रकार का जो करंट होता है डायरेक्ट करंट, और ये एक ही डायरेक्शन में बहता है। तो एसी और डीसी में बेसिक डिफरेंस क्या है, एसी changes its direction regularly every half cycle के बाद में, but it flows continuously in the same direction। ये पॉजिटिव साइकिल है तो पॉजिटिव में ही बहेगा, नीचे नहीं आएगा। अब इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टाइम वेरिंग डीसी, एक टाइम कांस्टेंट डीसी। तो टाइम कांस्टेंट में क्या होता है, समय के साथ वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो बिल्कुल देखो स्थायी वैल्यू है, बिल्कुल फिक्स वैल्यू। रियोस्टेट लगा देते हैं तो हमको नॉर्मली ऐसा करंट मिलता है, ठीक है ना। रियोस्टेट की मदद से रियोस्टेट उसको स्टेडी कर देता है, जबकि बैटरीज होती है ना, बैटरीज, उससे हमको करंट कई बार क्या होता है कम ज्यादा हो जाता है, तो वो हमको साइकिल के रूप में भी मिल सकता है, ऐसे ऐसे साइकिल भी हो सकती है हमको, ठीक है नहीं क्या। तो उस साइकिल में क्या होगा, टाइम वेरिंग डीसी में क्या होता है, लगातार करंट की वैल्यू चेंज तो होगी, लेकिन जैसी 0 आ जाएगी फिर वापस उसी डायरेक्शन में बढ़ेगी, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाएगी, दिशा चेंज नहीं होगी, समझ में आ गया। तो पोलैरिटी सेम टू सेम रहती है, पॉजिटिव विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, नेगेटिव विल ऑलवेज रिमेन नेगेटिव। यहाँ पे हर हाफ साइकिल के बाद में दिशा पलटी हो जाएगी, एक बार जो टर्मिनल पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे एवरी हाफ सेकंड देयर इज अ रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, यहाँ पे पोलैरिटी ऑलवेज रिमेन्स द सेम, समझ में आ गया। पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स, ठीक है। ओके, अब एक बहुत बड़ी लोगों में गलतफहमी है जो अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है, क्या है वो देखते हैं। मोस्ट पीपल थिंक दैट इट्स शॉक इज अट्रैक्टिव इन नेचर। एसी जो होता है वो उसका शॉक कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है नेचर में, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है, समझ में आ गया कि नहीं क्या। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। दोनों एसी और डीसी जो होते हैं ना, उनके जो भी झटके लगते हैं, यदि हम किसी लाइव वायर को, करंट कैरिंग वायर को छू लेते हैं, होल्ड कर देते हैं उसको, तो उनके जो झटके लगते हैं वो अट्रैक्टिव रिपल्सिव कुछ नहीं होता, ये जस्ट हमको लगता है, प्रतीत होता है। क्यों, उसका एक कारण है, ठीक है। दोनों ही प्रकार के करंट जो होते हैं, क्योंकि जब हमारी बॉडी से ट्रेवल करते हैं, हमारी बॉडी बहुत अच्छा कंडक्टर है, हमारी बॉडी से ट्रेवल करते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम को तेजी से प्रभावित करता है, और नर्वस सिस्टम जो होता है अनकंट्रोल्ड तरीके से हमारी मसल्स को कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट करता है बहुत तेजी से, समझ में आ गया कि नहीं का। सो अनकंट्रोल मतलब हमारा बस नहीं रहता, हमारी मसल्स बहुत तेजी से क्या होती है, कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट होती है, वो भी अनकंट्रोल्ड तरीके से, और फिर बहुत ज्यादा थक जाती है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर के, ठीक है कि नहीं का। और इतना ज्यादा थकान के कारण क्या होता है, हमने जिस भी तार को पकड़ा हुआ है उस पर हमारी ग्रिप बन जाती है, और हम अपनी मसल्स को अपनी इच्छा के अनुसार यूज नहीं कर पाते, हाथ छोड़ नहीं पाते, और हमको प्रतीत ऐसा होता है कि हमको तार ने पकड़ लिया है, होल्ड कर लिया है, समझ में आ गया। तो हमको अट्रैक्ट करने वाला महसूस होता है, बट एक्चुअल में क्या होता है, फटिग के कारण हम छोड़ नहीं पाते, समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो दोनों ही प्रकार के झटके जो होते हैं वो चिपका ही लेते हैं, बट एक्चुअल में
ना तो कोई अट्रैक्टिव है ना कोई रिपल्सिव है। ये उनकी वैल्यू पे डिपेंड करता है, कहाँ पकड़ा, कैसे पकड़ा, ठीक है कि नहीं, मैग्नीट्यूड क्या उनका, फ्रीक्वेंसी कैसे, इन सब चीजों पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह की कोई चीज नहीं है कि कोई अट्रैक्टिव है कोई रिपल्सिव है, डिफरेंसेस में ये पॉइंट्स नहीं लिखेंगे आप लोग। क्लियर है? चलिए, तो जिस वायर को पकड़ा हुआ उसको हम छोड़ नहीं पाते हैं, ग्रिप बनी रहती है उस पर, तो इट सीम्स लाइक इट अट्रैक्ट। समझ में आ गया? चलिए, अब ये जो एसी है इसको प्रोड्यूस कौन करता है? तो एसी जो होता है अल्टरनेटिंग करंट, ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसके बारे में हम अभी अगले ही कुछ मिनटों में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी को हम डायनेमो भी कहते हैं, जिसको माइकल फैराडे ने खोजा था। डायनेमो, इलेक्ट्रिक जनरेटर इज आल्सो नोन एज डायनेमो। क्लियर है? तो एसी को प्रोड्यूस करता है क्या? एसी जनरेटर, और डीसी को हम डीसी जनरेटर की मदद से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और बैटरीज वगैरह से भी ले सकते हैं हम। ठीक है कि नहीं? इलेक्ट्रिक जो सेल या बैटरी होती है, ठीक है कि नहीं? तो ये दो प्रकार की चीज समझ में आ गई। और मैंने बताया था डायरेक्ट करंट दो प्रकार का, ये तो है टाइम कांस्टेंट, एक टाइम वेरिंग में क्या होगा, ऐसी साइकिल आ जाएंगी पॉजिटिव साइकिल्स। क्लियर है? तो हम आगे के डायग्राम में देख लेते हैं स्क्रॉल करके डीसी क्या होता है। तो डीसी, ये देखिए पॉजिटिव साइकिल्स आ गई ना। चलिए, तो क्या है डीसी? डायरेक्ट करंट, a current of continuously changing magnitude, मैग्नीट्यूड यहां पे भी बदल रहा है वैल्यू, बट फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में बहता है। क्या कहलाता है? डायरेक्ट करंट। तो वहां अल्टरनेट क्यों बोला? एक बार पॉजिटिव साइकिल, फिर नेक्स्ट हाफ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो लगातार निरंतर रूप से वहां पे दिशा बदल रही है। अल्टरनेट, एक बार इधर एक बार उधर, इधर उधर, जैसे हमारे मैथमेटिक्स में होते हैं ना अल्टरनेट एंगल्स, दो पैरेलल्स के बीच में एक बार इस तरफ ट्रांसवर्सल के, एक बार दूसरी तरफ, एक बार हमारा जो टाइम एक्सिस है उसके एक बार पॉजिटिव साइड में एक बार नेगेटिव साइड में, इसलिए उसको अल्टरनेटिंग बोला है, बदलता है वो दिशा। जबकि ये सेम दिशा में बहता है तो उसको डायरेक्ट बोला है। ठीक है ना? अ करंट ऑफ कंटिन्यूअसली चेंजिंग मैग्नीट्यूड बट फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन इज डीसी। अब ये डीसी मैंने बताया क्या हो सकता है? टाइम वेरिंग, समय के साथ बदलता हुआ। तो देखो ये करंट है एक्सिस, ये टाइम एक्सिस है। तो देखो ये लगातार वैल्यू जीरो, जीरो से बड़ी 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 मैक्सिमम पॉजिटिव, फिर घटी 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 जीरो, फिर दिशा नहीं बदला, उसी दिशा में वापस बढ़ेगी। एसी में उल्टा था ना, इसमें ये तो, ये तो हो गया टाइम वेरिंग डीसी। और कांस्टेंट डीसी मैंने ऊपर वाले डायग्राम में बताया था कि ये लाइन ऊपर पैरेलल आ जाएगी टाइम एक्सिस के। ठीक है कि नहीं? क्या? और ये कौन प्रोड्यूस करता है? बैटरी या सेल प्रोड्यूस करता है। बैटरी क्या होती है? सेल्स का लीनियर अरेंजमेंट होता है, खूब सारे सेल्स को आपस में जोड़ दें तो बैटरी बन जाती है। क्लियर है? तो ये था बेसिक डिफरेंस, व्हाट इज एन एसी अल्टरनेटिंग करंट एंड व्हाट इज अ डीसी दैट इज डायरेक्ट करंट। ठीक है? और इनके सोर्सेस क्या क्या होते हैं। चलिए, ये इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, जनरेटर क्या उसका सिद्धांत है, एसी डीसी की वर्किंग अलग से हम देखेंगे। ठीक है कि नहीं? ओके, इससे पहले आपको मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था फ्लेमिंग का रूल, राइट हैंड रूल, जो कि इलेक्ट्रिक जनरेटर की वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है। तो उसको एक बार और फिर डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। गिव प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्या होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर, पहले वो देखेंगे, एंड फिर किस सिद्धांत पे काम करता है, देन कंस्ट्रक्शन, रचना, किन किन चीजों का बनता है, निर्माण कैसे होता है, एंड कैसे वो काम करता है बिल्कुल टेक्निकल तरीके से। ठीक है? चलिए, तो सबसे पहला इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी, अभी क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी दो ही प्रकार की होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी जो कि मूवमेंट के कारण हो, या एनर्जी जो कि अपनी पोजीशन के कारण हो अबव द ग्राउंड। पोटेंशियल एंड काइनेटिक दोनों को मिलाकर के मैकेनिकल एनर्जी बनता है। तो हमारी मशीनें अधिकतर जो कामकाज करती हैं, वॉट एवर मशीन्स वी हैव, वो जो भी कामकाज करते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी के कारण ही करती है। ठीक है कि नहीं? क्या? सो एक ऐसी डिवाइस जिसको हम अगर मैकेनिकल एनर्जी दे दें, मतलब मूवमेंट करवा दें, काइनेटिक एनर्जी दे दें, इट कन्वर्ट्स इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको किसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं, मतलब करंट एनर्जी। समझ में आ गया? तो क्या होता है इन जनरल इलेक्ट्रिक जनरेटर, एसी डीसी दोनों की कंबाइंड डेफिनेशन यही है, अ डिवाइस, एक ऐसा यंत्र, दैट कन्वर्ट्स, जो कि बदलता है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो यहां फिलहाल हम पहले पढ़ने वाले हैं एसी जनरेटर, उसके बाद हम पढ़ेंगे डीसी। तो एग्जाम में अगर आपका कुछ नहीं बोला है कि भैया सीधा इलेक्ट्रिक जनरेटर की वर्किंग डिस्क्राइब करो, तो आप एसी डिस्क्राइब कर दीजिए एक लाइन में, फिर डीसी में क्या परिवर्तन होगा वो बता देंगे। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली बोला है कि आप एसी को डिस्क्राइब करो डीसी को, तो आपको वही करना है। तो फिलहाल अभी जो आगे फॉलो कर रहा है वो एसी जनरेटर का प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग है। प्रिंसिपल दोनों का सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, प्रिंसिपल क्या होता है एक्चुअल में, इसका प्रिंसिपल सिद्धांत जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन ही है। हमने पढ़ा था ना, फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था क्या, जब जब किसी कॉइल से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज होता रहेगा तो उस कॉइल में एक करंट उत्पन्न होता है, और ये करंट उस कॉइल में तब तक बना रहता है जब तक फ्लक्स में बदलाव होता रहे। समझ में आ गया? तो पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा है ये,
इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो केवल एक लाइन में ही नहीं बता देंगे कि ईएमआई, शॉर्ट में ईएमआई बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आधारित है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है वो भी बताना है, ठीक है ना। तो बेस्ड ऑन ईएमआई, क्या होता है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कॉइल चेंजेस। समझ में आ गया। कॉइल, अब बताऊंगा मैं कॉइल क्या है, कैसे बनती है। तो किसी कॉइल से गुजरने वाला, पासिंग थ्रू मतलब गुजरने वाला, मैग्नेटिक फ्लक्स, बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी कॉइल से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रही है गिवन एरिया से, वो परपेंडिकुलर उसकी सतह के, वो कहलाता है फ्लक्स। हम डिस्कस कर चुके हैं, वेबर में नापते हैं। तो व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कॉइल चेंजेस, जब जब फ्लक्स बदलेगा, स्थायी फ्लक्स नहीं बनाता करंट, जब जब फ्लक्स चेंज होगा ना, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, करंट उत्पन्न होगा कॉइल में। और मैंने बताया था इंड्यूस का मतलब बिना छुए, उसको टच भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हिच लास्ट्स, या लास्ट का मतलब है बने रहना, टिके रहना कॉइल में। तो कह रहा है व्हिच लास्ट्स, वो कॉइल में तब तक बना रहेगा, सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू, जब तक फ्लक्स में बदलाव जारी रहे, ठीक है। फ्लक्स में बदलाव बंद होते ही करंट बंद हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए, तो इसकी वर्किंग को समझाने के लिए हमको जरूरत होगी फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल की। मैं पहले बता चुका हूं, एक बार और ब्रीफ में इसको देख लेते हैं ताकि आपको ये वापस रिकलेक्ट हो जाए, ठीक है। चलिए, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल जो है, ये हमको इंड्यूस करंट की दिशा देने वाला रूल है। इससे हमको क्या पता लगता है, इंड्यूस करंट। तो मैंने लिखा है नोन यूजिंग दिस लॉ, और बाकी दोनों चीजें हमको ज्ञात होती है, पहले से पता होती है, ठीक है। तो क्या कहता है ये राइट हैंड, आप इन दोनों हैंड्स को देख के बता सकते हैं, अपना हाथ दोनों ऐसे इसी फैशन में कर लीजिए जैसे यहाँ दिखाया फोटोग्राफ में, तो पता लग जाएगा राइट हैंड कौन सा है आपका, ये वाला राइट हैंड है। समझ में आ गया। तो अगर हम अपने राइट हैंड के थंब को, ये थंब है, ये हमारी फोर फिंगर या इंडेक्स फिंगर, और ये वाली हमारी मिडिल फिंगर है। समझ में आ गया। अगर इन तीनों को अगर हम म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर, देखो तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर इस प्रकार से स्ट्रेच करें कि थंब जो है सबसे फैट वाला जो है, मोटा है ना सबसे, थंब जो होता है फोर्स की दिशा देता है, एफ फॉर फैट, एफ फॉर फोर्स, ठीक है। तो और एम फॉर मोटा, मोशन, याद रहेगा। तो थंब तो क्या दे रहा हो, फोर्स, किस पे फोर्स, कंडक्टर पे। तो जिधर को कंडक्टर पे फोर्स लगेगी उधर कोई मूव करेगा, तो मूवमेंट भी दे रहा है। तो देखो थंब क्या दे रहा है, फोर्स ऑन कंडक्टर और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, भाई जिधर फोर्स लगेगी उधर ही मूव करेगा। देन उसके बाद ये जो मिडिल फिंगर है, सॉरी इंडेक्स फिंगर, अब इंडेक्स का मतलब ये तीनों के बीच में आ गई ना, तीनों के बीच में आ गई, तो बीच वाली बी दे रही है, और बी हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए लेटर यूज करते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड देगी हमेशा, ठीक है। तो ये जो मिडिल फिंगर है, सबसे बड़ी फिंगर जो है हाथ की, इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो हमको इस लॉ में ये दोनों पहले से ज्ञात होते हैं, पता होते हैं, एंड वी गेट टू नो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। जो करंट उत्पन्न होगा उसकी दिशा हमको पता लग जाएगी। समझ में आ गया। याद रखेंगे इस लॉ को, ठीक है कि नहीं। क्या हमेशा ये जो फिंगर की डायरेक्शन है, ये इंडेक्स फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए। और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मैंने बताया था नॉर्थ से साउथ की ओर डायरेक्टेड होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, आउटसाइड द मैग्नेट। मैंने डिस्कस किया था मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में, ध्यान होगा आप लोगों को, ठीक है। द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे पहले कंस्ट्रक्शन की, कि एक इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो किन किन हिस्सों का बना होता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको डायग्राम से समझा दूं मैं क्या चीज है ये, उसके बाद जितने भी इसके वर्किंग पार्ट्स हैं उसको वर्बल एक्सप्लेनेशन भी नीचे किया जाएगा, ठीक। चलिए ओके, अभी सबको पता होना चाहिए कि एक तो रोटेशन जब भी हम किसी चीज को करते हैं, घुमाते हैं, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है। आप ये जो भी फोटोग्राफ, जो भी स्क्रीन पे देख रहे हैं डायग्राम, कर्सर पे गौर कीजिएगा, कर्सर जो मैं हिलाने जा रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं, कैसे दिख रहा होगा आपको, तो ये दिशा जो है ये घड़ी के घूमने की दिशा में है, घड़ी के सुइयां ऐसे ही तो घूमती हैं। ये जो मूवमेंट हो गया, ये हो गया क्लॉकवाइज मूवमेंट। लेकिन ध्यान देना, क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होता है, इसका उल्टा क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों के मूवमेंट की दिशा के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है कि नहीं। क्या अब ये दोनों जो टर्म्स है रिलेटिव टर्म्स है, ये कोई भी चीज क्लॉकवाइज घूम रही है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ये देखने वाले की पोजीशन पे भी काफी निर्भर करता है। फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पे जो देख रहे हो, इमेजिन करो कि आप स्क्रीन के सामने और फ्रंट में, और आपके स्क्रीन के पीछे भी कोई एक इंसान खड़ा है। तो अब मैं ये गोल गोल घुमा रहा हूँ क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये आपको तो दिखेगा क्लॉकवाइज, लेकिन आपके सामने, आपके स्क्रीन के पीछे कोई पर्सन खड़ा है, उसको ये एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। समझ में आ गया। आप उंगली करके देख लेंगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। और अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूं, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा, लेकिन आपके सामने जो फ्रंट में पर्सन खड़ा है उसको ये क्लॉकवाइज नजर आएगा।
तो एक्चुअल में यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का क्या सिस्टम है समझ लेंगे। हमको इस कॉइल को रोटेट करना है, इस कॉइल को क्या करना है, रोटेट करना है। ये बीच में कॉइल है ए बी सी डी, अभी समझा दूंगा मैं कैसे बनी है कॉइल, और इसको रोटेट करेंगे तो हम कोई सी भी दिशा चुन सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने टाइमिंग के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले ली, लिखा है रोटेशन ऑफ कॉइल क्लॉकवाइज। कैसे घूमेगी मैं ये भी बता दूंगा। तो फिलहाल मैंने क्लॉकवाइज देखो डायरेक्शन लिखा है, ये क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये क्लॉकवाइज इसलिए क्योंकि हमको यहां से दिखाई दे रहा है। अगर हमारे सामने कोई पर्सन होगा तो उसको यही चीज एंटी क्लॉकवाइज लगेगी। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो इस चीज में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करेंगे। आप चाहे कुछ भी लिख लीजिए, चाहे क्लॉकवाइज लिख लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वर्किंग पे, दोनों तरफ से वर्किंग सेम टू सेम है। तो हम यहाँ इसको स्टैंडर्ड क्लॉकवाइज मान के चल रहे हैं। हमको जिस तरह से डायग्राम में दिख रहा है हम उस तरह से लेके चल रहे हैं। सामने वाले से हमको कोई लेना देना नहीं है कि सामने वाले को क्या दिख रहा है, हमको क्या दिख रहा है दैट मैटर्स। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके जो पार्ट्स है क्या। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो है ए बी सी डी, जिसको हम कहते हैं आर्मेचर कॉइल। देखो ये लिखा हुआ है आर्मेचर कॉइल। अब दो शब्द हैं तो दो चीजों को मिलाकर के बना है। व्हाट इज आर्मेचर एंड व्हाट इज कॉइल, समझते हैं आर्मेचर क्या होता है। आर्मेचर एक छोटा सा गुटका है, आयरन का ब्लॉक है, लोहे का गुटका है, आयरन का ब्लॉक है, और ब्लॉक पे हमने कॉपर का पतला इंसुलेटेड वायर लपेटा हुआ है। ठीक है, बहुत ही पतला वायर है, मार्केट में मिल जाता है। वो वायर लपेटा, बहुत सारे घेरे उसके ऊपर लपेट दिए हमने एक पर्टिकुलर रोटेशन लेकर के, टर्न लेकर के। तो अब आर्मेचर क्या चीज है मैंने बताया, ये एक आयरन का ब्लॉक है। ये आयरन का ब्लॉक कैसा है, ये सीधा एक सिंगल पीस में नहीं है ये आयरन का ब्लॉक, ये लैमिनेटेड आयरन कोर है। तो कोर मतलब ब्लॉक और लैमिनेटेड, तो हमने पतली पतली रेक्टेंगुलर शीट्स लेने, खूब सारी पत्तियां, लोहे की क्या पत्तियां। लोहा कैसा होता है, ये मुड़ने वाला लोहा होना चाहिए, सॉफ्ट लोहा होना चाहिए, जो आराम से उसकी पत्तियां इजीली क्या है ठोक पीट करने से मुड़ जाए। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपने देखा होगा प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, ताश के पत्ते जो होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, तो बस कार्ड की जैसी मोटाई के पतले पत्ते क्या लेना है हमको, पतले पतले लोहे की पत्तियां लेनी और उनको एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख देना आपस में, तो वी विल गेट ए ब्लॉक। समझ में आ गया कि नहीं गया? आपस में उनको चिपका देंगे ग्लू लगा के, तो इस प्रकार से हमारा क्या बन जाएगा ब्लॉक। अब एक सिंगल मोटा ब्लॉक नहीं है, लोहे का पीस नहीं है, बट क्या है ये लेमिना है। लेमिना मतलब परतें हैं जो एक के ऊपर एक लगा दी गई है। तो इस प्रकार का जो ब्लॉक बनेगा उसको हम क्या शब्द कहेंगे, लैमिनेटेड आयरन कोर। और आयरन कैसा है, सॉफ्ट है। दो प्रकार के आयरन होते हैं, एक होता है कास्ट आयरन, ढलवा लोहा, जो कि काफी हार्ड होता है, हथौड़ा मारेंगे तो टूट जाएगा, इट विल ब्रेक, ब्रिटल। ये होता है सॉफ्ट मैलिएबल लोहा, जो कि मुड़ जाएगा, टूटेगा नहीं। समझ में आ गया? जैसे हमारी ऑलपिन या कील होती है ना, कील, उसको हम हैमरिंग करते हैं तो मुड़ जाती है बट टूटती नहीं है। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार का मैलिएबल ढलवा लोहा नहीं चाहिए हमको, मैलिएबल लोहा चाहिए, सॉफ्ट आयरन। तो समझ में आ गया? हमने इस प्रकार से परत दर परत एक छोटा सा लैमिनेटेड कोर बना लिया। लैमिनेटेड होता परत 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 जमा करके हमने एक छोटा सा ब्लॉक बना लिया। इस ब्लॉक पे हम, तो ये हमारा ब्लॉक है ऐसा, ये बिल्कुल आपका जैसे आपके नॉर्मली एक नोटबुक या टेक्स्ट बुक दिखते हैं वैसे ही दिखेगा, और हर एक पन्ने को एक पतला सा आयरन का शीट मान ले। अब उस पे मान लीजिए ये आपकी वो ब्लॉक है, ठीक है ना, एबीसीडी। अब हमने ए से स्टार्ट करना है, यहां से मैंने एक तार लिया कॉपर का और ऐसे करके लपेटा, और फिर चारों तरफ से क्या रोटेशन मारते लाए, तो ऐसे 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 पूरा रोटेशन मारते रहेंगे इसको। ठीक है, तो एक फ्री एंड तार का कॉपर का इधर छोड़ देना, फिर इसके ऊपर से ले गए, ऐसे लपेट के ले आए, फिर नीचे से घुमा करके वापस ले आए, फिर वापस ऊपर ले गए, फिर वापस नीचे ले आए, फिर वापस ऊपर ले गए। इस प्रकार से हम खूब सारे घेरे लपेट देंगे, हजारों टर्न्स हो सकते हैं उसके, लपेट करेंगे इसके। ये वायर कैसा लिया हमने, बहुत पतला वायर होना चाहिए ताकि खूब सारे घेरे लपेट जाए। देन ये इंसुलेटेड होना चाहिए, इस पे वार्निश की कोटिंग आती है ताकि तार आपस में टच भी हो जाए तो एक तार का करंट दूसरे में ना जाए, एक घेरे का करंट दूसरे में ना जाए, तो इंसुलेटेड वायर होना चाहिए। समझ में आ गया? सो ये क्या चीज है, तो अकेला जो मैंने आयरन का ब्लॉक लिया है उसको लैमिनेटेड कोर बोलेंगे। वंस उस पे हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर के बहुत सारे घेरे लपेट दिए, देन इट इज कॉल्ड आर्मेचर कॉइल। ठीक है, अब इसके जो हमारा कोर है उसके सेंटर पे एक होल ड्रिल करके एक हम शेफ्ट होता है रॉड, वो फिक्स कर देते हैं। तो ये जो हमने डॉटेड लाइन दिखाई है इसका शेफ्ट है। समझ में आ गया? ये फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब ये शेफ्ट जो होता है ना, शेफ्ट उस पे चिपका हुआ है कोर पे, अगर मैं इस शेफ्ट को घुमाऊंगा तो पूरा का पूरा सिस्टम घूमेगा, कॉइल घूमेगी। अब ये शेफ्ट में कैसे घुमा सकता हूँ, इस शेफ्ट पे बाहर की ओर इधर मैं बड़ी बड़ी पंखुड़ियां लगा सकता हूँ, ब्लेड्स लगा सकता हूँ। ठीक है, अब हो सकता है मैं इन ब्लेड्स को हवा के जोर से घुमाऊं, अगर तेज से इन पे हवा टकराएगी तो घूमेगा, तो हम इस पूरे स्ट्रक्चर को विंड मिल पे टाक सकते हैं। विंड बड़ी बड़ी पंखुड़ियों से टकराएगी तो ये घूमेगा, ये घूमेगा तो कॉइल घूमेगी। समझ में आ गया कि नहीं? एबीसीडी पूरी एक जैसी घूम जाएगी। ठीक है, हम एक और काम कर सकते हैं, ये जो पंखुड़ियां हैं ये तीन, विंड मिल में तो तीन लगाते हैं नॉर्मली, तीन ना लगा के इसमें 50-60 बारीक बारीक ऐसे पूरा पंखुड़ियां लगाते हैं, तो इस तरह का जो सिस्टम होता है टरबाइन कहलाता है, और उसको तेज बहते पानी में उल्टा करके नीचे को डुबो दिया जाए तो पानी के फ्लो के साथ ये घूमेगा तेजी से। डैम वगैरह में ऐसा करते हैं, तो टरबाइन की तरह अगर तेजी से घूमेगा तो कॉइल भी घूमेगी। समझ में आ गया?
कॉइल घुमाना क्यों जरूरी है? हमको इसको रोटेशन देना है। अगर हमको पानी और हवा से नहीं घुमाना है, एक काम करो, आप खड़े हो जाओ और हैंडल लेके इसको घुमाते रहो, हैंडल लगा लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप घुमा लो चाहे कुछ भी घुमा लो। समझ में आ गया? मुद्दा है एबीसीडी घूमना चाहिए अपने एक्सिस के ऊपर। अब ये घूमेगा तो क्या होगा समझते हैं, चलिए। इस कॉइल के अलावा समझ में आ गया आर्मेचर कॉइल क्या होता है? तो आर्मेचर कॉइल इट इज मेड अप ऑफ अ सॉफ्ट लैमिनेटेड आयरन कोर। समझ में आ गया? सॉफ्ट लैमिनेटेड आयरन कोर ऑन विच अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर आर वाउंड। वाउंड होता है लपेटना। समझ में आ गया? एक सॉफ्ट लैमिनेटेड आयरन कोर है, ब्लॉक है, जिसमें खूब सारे घेरे सॉफ्ट क्या थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर के लपेटे गए हैं। ये तो हो गया हमारा आर्मेचर कॉइल, जिसको मैंने लेबल किया एबीसीडी। ठीक है कि नहीं? क्या उसके बाद इस आर्मेचर कॉइल को का एक शाफ्ट होगा, जैसे मैंने बताया, जिसपे पंखुड़ियां लगी होंगी, जिसको हम इससे घुमा सके। तो घुमाना मतलब रोटेशन देना। रोटेशन हमारा क्या काइनेटिक एनर्जी का रूप है, तो एक तरह से हम उसको मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं। अब हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक प्रकार की एनर्जी खर्च होगी तो दूसरे प्रकार की एनर्जी के रूप प्रकट होगी, तो उसी को हम करंट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करने वाले। तो एक्चुअल में नथिंग इज बीइंग जनरेटेड। समझ में आया? यहां पे कुछ जनरेट नहीं होने वाला, कुछ उत्पन्न नहीं होने वाला है। एक प्रकार की एनर्जी दूसरे प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला है। तो एक्चुअल में जो नाम है ना जनरेटर, इट इज नॉट जनरेटिंग एनीथिंग, ये मिसनोमर है। एक्चुअल में ये कन्वर्टर है। समझ आ गया? इट इज कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? चलिए, अब हमको मैग्नेट का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है? प्रिंसिपल में बताया था फ्लक्स बदलेगा तो करंट इंड्यूस होगा कॉइल में से गुजरने वाला। अब ये कॉइल जो होते हैं इसको हमने बिल्कुल प्लेन में रखा है, पेपर के प्लेन में रखा है। ठीक है? अभी देखेंगे तो पेपर का प्लेन का मतलब होता है फ्लैट, बिल्कुल ऐसा। अभी ये हमने एक इंडिपेंडेंट मैग्नेट लिया, तो मैग्नेट का ये एंड जो है ये नॉर्थ है, तो उसका पीछे का देखो हमने ये तोड़ रखा है, पूरा कंप्लीट मैग्नेट नहीं है, तो पीछे तक जा रहा होगा मैग्नेट पूरा ये, तो पीछे का हिस्सा जो होगा अपोजिट वो साउथ पोल होगा। ये नॉर्थ है, ये साउथ। इसको हमने एक तरफ से ऐसे कॉनकेव कर लिया, छील के क्या कर दिया, इसको हमने गोलाई में कर लिया। तो गोलाई में करने से पता क्या होता है, इस प्रकार से एक रेडियल फील्ड बनता है। रेडियल फील्ड मतलब होता है कि जो सारी लाइंस ऑफ फोर्स है वो परपेंडिकुलर निकलेगी। देखो अब अगर ये सीधा होता ना, ये ऐसे सीधा होता तो लाइंस ऑफ फोर्स सीधी निकलती है ऐसे, फिर आगे जाके पता है ना लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे मुड़ जाती है, गोल हो जाती है। तो अधिकतर लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, इस कॉइल के अंदर से नहीं गुजरती, फ्लक्स कम गुजरता। ठीक है ना? अब इसको मैं अगर ऐसे गोलाई में कर दूंगा ना, तो गोलाई में क्या होता है, ये और अंदर से निकलेंगी इसके, समझ में आएगा? क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर निकलने वाली है। तो most of the lines of force by making such concave arrangement on the inner side, they will preferably pass through the coil, और इससे फ्लक्स ज्यादा होगा। अब इमेजिन करना, मैंने बताया था फैराडे का सेकंड लॉ जो था ईएमआई का, क्या कि जितना जल्दी जल्दी फ्लक्स चेंज होगा उतना ही क्या बनेगा, ज्यादा करंट। अब मान लीजिए कि अगर इसमें से फ्लक्स गुजरता 100 गुजर रहा है फ्लक्स, ठीक है, और एक सेकंड में 100 से फ्लक्स 0 हो गया, तो एक सेकंड में 100 ही तो चेंज हुआ। लेकिन अगर 100 के स्थान पे फ्लक्स गुजर रहा है मान लो 500, तो 500 से 0 होने में 500 चेंज होगा फ्लक्स सेम टाइम में। तो अगर एक सेकंड में फ्लक्स 100 चेंज होता है तो करंट कम बनेगा, एक सेकंड में फ्लक्स 500 चेंज होता है तो करंट ज्यादा बनेगा। और 500 चेंज तब होगा ना जब 500 फ्लक्स गुजरेगा। तो इसके लिए हम चाहेंगे जितना भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हो सारी की सारी गुजर जाए इसमें से। हम चाहेंगे मैक्सिमम फ्लक्स गुजरे ताकि मैक्सिमम बदलाव हो, ताकि मैक्सिमम करंट बने। हम चाहेंगे बहुत ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए हमारा जनरेटर। क्लियर है? तो सबके छोटे छोटे कारण है। व्हाई इज दिस कॉनकेव ऑन द इनर साइड? सो एज टू प्रोवाइड अ रेडियल फील्ड सो दैट मैक्सिमम फ्लक्स पासेस थ्रू द कॉइल। फ्लैट लेंगे फ्लक्स बहुत कम गुजरेगा, करंट बनेगा कम। हम नहीं चाहते कि ये हो। ठीक है ना? चलिए, तो हमने दो पोल पीसेस ले लिए, तो ये नॉर्थ पोल है, पीछे का हिस्सा साउथ होगा। दूसरा मैग्नेट जो है वो यहां साउथ है, उल्टा नॉर्थ पीछे। तो अब मुझे बताओ, यहां से इस नॉर्थ वाले पोल पीस से जितने भी लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी वो सारी ऐसे सामने आएंगी और साउथ पे आके कलेक्ट हो जाएंगी। मैंने बताया था कि अपना पराया नहीं देखता मैग्नेट्स की लाइंस ऑफ फोर्स, तो लाइंस ऑफ फोर्स इधर से बंच में पूरी निकलेंगी एंड दे विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर नॉर्थ पोल एंड दे विल गो टुवर्ड्स द साउथ पोल। तो यहाँ के कलेक्ट हो जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो ये दिखा रखी है, देखो सेंटर पे एरो, फील्ड दिख गया ये। तो नॉर्थ से साउथ की ओर, आपको जो डायग्राम दिख रहा है उसमें लेफ्ट से राइट की ओर। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि थ्रू आउट कांस्टेंट रहने वाली है, इस पे गौर करेंगे। तो इस दिशा में हमारा इंडेक्स फिंगर होगा मैग्नेटिक फील्ड। अभी बताया था मैंने फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, तो सब लोग अपना राइट हैंड इस्तेमाल करेंगे इसमें, इस चीज को समझने के लिए। ठीक है? तो हमको अब पता चल गया ये राइट हैंड क्या है, इंडेक्स फिंगर की डायरेक्शन में ये फील्ड है जो कि लेफ्ट से राइट प्रोग्रेस कर रहा है, नॉर्थ से साउथ की ओर। ठीक है? चलिए, तो हमने समझ लिया आर्मेचर कॉइल क्या होता है। ये जो नॉर्थ साउथ जो हमारे मैग्नेटिक पोल पीसेस हैं, दे विल प्रोवाइड अ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब फ्लक्स गुजर रहा है, तो अब इस कॉइल में से फ्लक्स गुजर रहा है। अब अगर इस कॉइल को छेड़खानी न करें, ऐसी ऐसी पड़े रहने देंगे, तो फ्लक्स तो कांस्टेंट ही गुजरेगा। और फ्लक्स अगर बदलेगा नहीं ना तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। अब हम चाहते हैं कि फ्लक्स बदले, तो फ्लक्स बदलाव कैसे हो सकता है? लगातार बदलना चाहिए फ्लक्स, तो लगातार करंट बनता रहेगा। तो फ्लक्स को बदलने का बेस्ट तरीका क्या है? इस कॉइल को घुमा दो। अब ये कॉइल प्लेन में पेपर के,
तो ये लाइंस ऑफ फोर्स एक भी नहीं गुजरेंगी, आगे जाके सीधी ऐसे चली जाएंगी, तो इसके अंदर से गुजर नहीं रही। लेकिन जैसे ही कॉइल घूमेगी और ये ए बी मान लीजिए ये ऊपर आ जाए और सी डी नीचे आ जाए, तो ये ऐसे परपेंडिकुलर हो गई, परपेंडिकुलर हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, तो सारा का सारा फ्लक्स कॉइल के अंदर से गुजरेगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो अभी इस अवस्था में फ्लैट पड़ी हुई है ये, तो फ्लक्स नहीं गुजर रहा, जीरो। ठीक है, द मोमेंट ये वर्टिकल हो जाएगी, ए बी ऊपर, तो अभी क्या ए बी लेफ्ट में है, सी डी राइट में, ठीक है कि नहीं? क्या लेकिन थोड़ी देर बाद जब इसको घुमाएंगे तो ए बी विल कम अप एंड सी डी विल कम डाउन, तो ये वर्टिकल होगी, वर्टिकल होने के बाद में मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल पास थ्रू। तो मान लीजिए यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है 500, तो अभी फिलहाल फ्लक्स जीरो है, और जैसे ही वर्टिकल हो जाएगी जीरो के बाद फ्लक्स एकदम से 500 हो जाएगा, तो मतलब फ्लक्स बढ़ा, और फ्लक्स बढ़ने का मतलब होता है करंट इंड्यूस होगा। फिर अगर हम इसको घुमाना जारी रखेंगे, ए बी अगर ऊपर आ जाएगा, फिर और घुमाएंगे तो ए बी फिर वापस नीचे आएगा, इधर राइट में आ जाएगा, और डीसी लेफ्ट में आ जाएगा, तो फिर फ्लक्स 500 से फिर जीरो हो जाएगा, जीरो। अब पहले देखो जीरो से 500 होना, ये फ्लक्स बढ़ना है, तो फ्लक्स बढ़ना मतलब चेंज होना, चेंज हुआ तो करंट बनेगा, इंड्यूस करंट। फिर 500 से वापस इसी अवस्था में आ जाएगा, ए बी इस तरफ आ जाएगा, सी डी इधर, फिर जीरो हो गया फ्लक्स, जीरो हो जाएगा, तो फिर फ्लक्स घटा इस बार, और घटना भी चेंज ही होता है, फिर करंट बनेगा, इंड्यूस करंट। फिर नीचे जाएगा ए बी वापस नीचे से, मतलब समझेगा, चार पार्ट्स में ले रहे हैं, पहले ए बी यहां से ऊपर, फिर ऊपर से ए बी राइट साइड में, फिर राइट साइड में नीचे, नीचे से फिर इधर, ऐसे कंप्लीट रोटेशन देखेंगे चार पार्ट में। ठीक है, तो पहले हाफ में इधर आएगा, दूसरे हाफ में ए बी वापस इधर आएगा। ठीक है, तो घुमाते वक्त जब भी इसी पोजीशन में आ जाएंगे ना 180 डिग्री के बाद में, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, और वर्टिकल हो जाते ही फ्लक्स हो जाएगा मैक्सिमम, बीच में कम ज्यादा होगा। ठीक है कि नहीं? क्या तो लगातार घुमाने से लगातार फ्लक्स चेंज होगा, जल्दी जल्दी घुमाएंगे तेज से तो फ्लक्स तेजी से चेंज होगा, तेजी से चेंज होगा तो करंट भी ज्यादा बनेगा। फैराडे का सेकंड लॉ जो मैंने बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इट इज प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड करंट, उसका जो मैग्नीट्यूड है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, कि आई इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय डी टी। क्लियर है? चलिए, तो फील्ड मैग्नेट देख लिया हमने, और क्या देख लिया, ये क्या देख लिया, आर्मेचर कॉइल। अब आर्मेचर कॉइल पे मैंने बताया था कि क्या हमने तार लपेटा कॉपर का, तो कॉपर के जो भी तार है, हर तार के दो फ्री एंड होते हैं, तो यहां से सपोज हमने लपेटना चालू किया, फ्री एंड एक तो यहाँ पे, और घेरा मारते 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 दूसरा जो एंड है वो डी पे है यहाँ पे। तो देखो एक फ्री एंड ए पे, तो ए से मैं फ्री एंड तार को नीचे उतार लाया, और जो दूसरा जो छोर है वो डी से मैं नीचे उतार ला, तो ये दो एंड होंगे। अब ये दो एंड यहाँ आ रहे हैं, इसके बाद इन दो एंड्स का करना क्या है वो देखते हैं। नीचे मैं बता दूं, थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं, ये चलिए, ठीक है, ये दो एंड आ गए। अब इन दोनों एंड्स को हमको ये दो रिंग्स के अंदर से गुजारना है। एक्चुअल में ये दो रिंग्स हैं हमारी, किस चीज की बनती है, या तो ये मेटल की होनी चाहिए, या तो ये होनी चाहिए मेटल की, जो कि कंडक्टर होना चाहिए। अच्छा, अगर हम इसको नॉन मेटल लें तो हम इसमें सॉलिड कार्बन की रॉड ले सकते हैं। मेटल है तो धातु की खोखली रिंग हो सकती है, खोखली मतलब फॉलो फॉलो, उसका कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है खोखली रिंग की। और या फिर हम कार्बन का रॉड ले सकते हैं, कार्बन मतलब ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इवन दो ये नॉन मेटल है बट ये बहुत ही अच्छा बेहतरीन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ग्रेफाइट की रॉड भी ले सकते हैं, गोल बिल्कुल रिंग के जैसा, कड़े के जैसा। ठीक है ना, तो अब हुआ ये जो दोनों फ्री एंड्स हैं, एक इधर से आ गया, इधर से आ गया, पहला जो तार है मान लीजिए कोई सा भी ले लो, ये वाला जैसे राइट साइड से आ रहा है ना, ये तार अंदर घुसा रिंग के सेंटर पे गया, और हमने इसी के साथ इसको वेल्ड कर दिया, चिपका दिया। समझ में आ गया कि नहीं गया? दूसरा तार इस रिंग के बिल्कुल अंदर से गया, इसको बिना छुए पार हो गया, और फिर दूसरे रिंग में जाके दूसरे के साथ वेल्ड किया। सिस्टम आया समझ में? क्या है, तो ये एक तार को बीच में से रिंग के गुजार करके नीचे वाले से जोड़ना है, एक को जोड़ना है ऊपर वाले से। सिस्टम समझ में आ गया? अब ये शेफ्ट जो होता है ना, शेफ्ट जो मैंने बताया था कि आर्मेचर कॉइल का शेफ्ट, वो शेफ्ट भी इन रिंग्स के बीच में से गुजर रहा है, और बीच में एक नॉन कंडक्टिंग चीज लगा देंगे, तो जिससे क्या होगा पता है कि हमारा आर्मेचर कॉइल घूमेगा तो रिंग भी दोनों साथ साथ घूमेंगी। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो ये पूरा असेंबली जो होता है शेफ्ट के साथ घूमेगा। तो ये देखो लिखा है ना यहाँ पे शेफ्ट, शेफ्ट एक तरह की रॉड जैसी, तो रॉड पे ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी, तो तीनों का एक्सिस एक समान है, आर्मेचर कॉइल एंड बोथ दिस रिंग्स। तो इन रिंग्स को मैंने नाम दिया S1 एंड S2, इनको कहा गया है स्लिप रिंग। रिंग तो ठीक है, स्लिप क्यों लगाया, क्या स्लिप हो रहा है यहाँ पे, क्या फिसल रहा है, तो वो भी देख लेते हैं हम। ठीक है कि नहीं? क्या अब इन रिंग्स को कॉन्स्टेंटली छू रहे हैं ये दो ब्रश B1 एंड B2, इसको कहा गया है कार्बन ब्रश। कार्बन क्यों बोला, क्योंकि कार्बन का बना है, हमको यहाँ पे भी एक कंडक्टिंग मटेरियल चाहिए। मटेरियल कंडक्टर तो होना ही चाहिए, लेकिन सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। तो कार्बन जो होता है उसके जैसे हमारा टूथब्रश नहीं होता क्या, तो टूथब्रश में एक तो होता है हार्ड प्लास्टिक का गुटका, और उसमें ब्रिसल्स निकलते हैं जो हम दांतों पे रगड़ मारते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये हार्ड एक कार्बन का गुटका है, और उस पर छोटे छोटे फाइन कंडक्टिंग ब्रिसल्स, फ्लेक्सिबल ब्रिसल्स निकले हुए, वो भी कार्बन के फाइबर के बने हुए। ये कार्बन के जो ब्रिसल्स हैं ये लगातार इसको छू के रखते हैं, इसको छू के रखते हैं, इसके टच में रहते हैं। ये रिंग्स गोल गोल घूमती हैं, तो ये ब्रश उसको हमेशा टच करके रखता है। ठीक, अब अगर कोई भी करंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे रिंग के अंदर, तो ये कार्बन का ब्रश जो होता है उसको खींच लेता है बाहर, और ये बाहर जो हमने तार जोड़ रखा है ये एक्सटर्नल सर्किट है। क्या है ये?
एक्सटर्नल सर्किट। और इस एक्सटर्नल सर्किट में हमने क्या लगा रखा है, एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का अर्थ हो गया एक ऐसा डिवाइस जो कि करंट एनर्जी को यूज करके काम कर सके। तो यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रिक बेल लगा सकते हैं, बजर घंटी लगा सकते हैं, हम यहाँ पे एक बल्ब लगा सकते हैं जो कि लाइट जला देगा। सीधी बात है, करंट आएगी तो करंट के बल पे काम कर पाएंगे। घंटी होगी तो बज उठेगी, बल्ब होगा तो जल उठेगा, ठीक है कि नहीं का। तो इस प्रकार का कोई भी चीज, कोई भी अप्लायंस जो कि करंट एनर्जी को, एसी को यूज करके काम करता है, उसको लोड रेजिस्टेंस कहा जाता है। एवरी कंडक्टर हैज गॉट ए रेजिस्टेंस। तो इसको मैंने रेजिस्टेंस सिंबल से दिखाया, आर एल से इसको डिनोट करेंगे, लोड रेजिस्टेंस। आर मतलब रेजिस्टेंस एंड एल मतलब लोड। तो लोड इज एनीथिंग व्हिच ऑपरेट्स ऑन एसी, करंट एनर्जी पे काम करती हो, ठीक है। सिस्टम समझ में आ गया। तो ये स्लिप रिंग्स थी। तो स्लिप रिंग्स क्या होती हैं, दे आर अ पेयर ऑफ रिंग्स टू विच द फ्री एंड्स ऑफ द आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड। आर्मेचर कॉइल जिनसे, जिसके जो दो फ्री एंड्स हैं उससे जुड़े हुए हैं ये रिंग्स, ठीक है। एंड शेफ्ट इस प्रकार से फिक्स है कि दे रोटेट अलोंग विद द आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल के साथ ये रोटेट करती है। और इनका काम क्या है, मध्यस्थता। जो करंट बनेगा कॉइल में, उस करंट को ये इधर निकाल लेती बाहर और किसको हैंड ओवर कर देती है, ब्रश को। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो उसका मेन काम है आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न होने वाला, इंड्यूस होने वाले करंट को ब्रश को पहुंचाना। और ब्रश का काम क्या है, स्लिप रिंग से करंट लेके एक्सटर्नल सर्किट को पहुंचाना, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता दूं, ये जो ब्रश है मैंने बताया ये कंडक्टिंग कार्बन के बने हुए हैं, ठीक है कि नहीं क्या। और काम दोनों के समझ में आ गया। तो स्लिप रिंग का काम है कॉइल से ब्रश को देना, ब्रश का काम है रिंग से एक्सटर्नल सर्किट को देना। एक्सटर्नल सर्किट में लोड रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, डिवाइस ऑपरेटिंग ऑन एसी, क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो करंट है इसकी डायरेक्शंस मैंने कैसे लगा रखी है, ठीक है। और कैसे पता लगेगा कि जो करंट बनने वाला एसी है, मैंने अभी समझाया था डेफिनेशन में, एसी एक ऐसा करंट है जो अपनी दिशा को हर हाफ साइकिल के बाद में चेंज कर लेता है। और हाफ साइकिल मतलब आधा रोटेशन, 180 डिग्री। तो देखो अभी मैंने डायग्राम में दिखाया था, जो आर्म ए बी है आर्मेचर कॉइल की, कौन सी वाली, ये वाली ए बी, ये लेफ्ट में है। तो 180 डिग्री टर्न का मतलब होगा ये कहां जाए, राइट में आ जाए, और सीधी आ जाए लेफ्ट में। तो आधे चक्कर के दौरान हमारा करंट की दिशा कुछ होनी चाहिए और फिर नेक्स्ट आधे के दौरान उल्टी हो जानी चाहिए। तो अगर तो करंट ने अपनी दिशा बदल ली ना हाफ साइकिल के बाद में, वो एसी होगा। नहीं बदली, लगातार सेम दिशा में बहता रहा, तो वो डीसी होगा, ठीक है। चलिए तो फिलहाल इस कंडीशन को समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। अब मैंने देखो ए और बी में यहाँ करंट की डायरेक्शन दिखा रखी है कुछ, ये ए से बी की ओर जा रहा है। अब ये अगर ए से बी जाएगा तो फिर यहाँ बी से सी जाएगा, तो सी से फिर इस ब्रांच में सी से डी की ओर आ रहा है, और फिर ये डी से इधर नीचे उतर जाएगा, नीचे उतर जाएगा तो फिर पहले S2 में जाएगा, S2 में जाने के बाद में पहले B2 में जाएगा, फिर B2 में जाने के बाद में ऐसे घूम करके नीचे से आकर के B1 में घुसेगा, और B1 में घुसने के बाद में S1 में जाएगा, फिर S1 से जुड़ा हुआ ये तार देखो जो सेंटर से आ रहा है, S1 में जाने के बाद में ये A, फिर A से B सिस्टम। तो कंप्लीट सर्किट हो गया, समझ आ गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। तो अब ये डायरेक्शन मैंने इस प्रकार से क्यों दिखा रखी है, तो वो देखेंगे हम। तो इसके लिए हमको वर्किंग पे चलना होगा। तो कंस्ट्रक्शन आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो एक बार कंस्ट्रक्शन का जो है, ये जो इसका वर्बल डिस्क्रिप्शन है, एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम चलेंगे प्रॉपर वर्किंग के ऊपर। डायग्राम पे लौट के वापस आएंगे, डायग्राम को हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आर्मेचर कॉइल मैंने क्या बताया था, इट इज ए रेक्टेंगुलर कॉइल एबीसीडी, एक कॉइल है रेक्टेंगुलर एबीसीडी मेड अप ऑफ सॉफ्ट लैमिनेटेड आयरन कोर। सॉफ्ट लैमिनेटेड परत दर परत बनाए गए आयरन की शीट्स का बना हुआ है कोर, ऑन विच क्या लपेटे गए हैं, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर, कॉपर वायर के टर्न्स लपेटे गए हैं। फील्ड मैग्नेट नॉर्थ और साउथ, ये दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं, एक दूसरे की तरफ नॉर्थ और साउथ पोल करके रखे गए। रेडियल फील्ड बनाते हैं, अंदर से कॉनकेव बना दिया, गड्ढेदार अंदर से गोलाई दे दी, जिससे कि अधिकतर लाइंस ऑफ फोर्स कॉइल के अंदर से गुजरे, फ्लक्स ज्यादा पास हो, ठीक है कि नहीं का। आर्मेचर कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन दीज मैग्नेट्स, और इन मैग्नेट्स के बीच में आर्मेचर कॉइल को रखा गया है, ठीक। उसके बाद स्लिप रिंग्स S1 S2 क्या है, दीज आर द टू हॉलो मेटेलिक रिंग्स, या तो खोखली मेटल की रिंग होंगी या सॉलिड की ग्रेफाइट की रिंग हो सकती है, टू विच, जिनसे क्या, फ्री एंड्स ऑफ आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड। आर्मेचर कॉइल के जो दो एंड्स हैं, खुले छोर हैं, उनको इससे जोड़ा गया है, ठीक है। दोनों में से दोनों तार गुजारे, एक तार फ्री एंड ऊपर वाले रिंग से जुड़ा है, सेंटर से गुजर के दूसरा नीचे वाले रिंग से जुड़ा है, ठीक है ना। दीज रोटेट अलोंग विद द कॉइल, शेफ्ट पे फिक्स है, कॉइल घूमेगी तो ये रिंग्स भी आपस में घूमती हैं। मेन काम क्या है, आर्मेचर कॉइल में जो करंट डेवलप होगा उसको निकाल के ब्रश को प्रोवाइड करना है। दे टेक आउट द करंट फ्रॉम द कॉइल, कॉइल से बाहर निकालती है, ठीक। कार्बन ब्रश, ये फ्लेक्सिबल ब्रशेस हैं, कंडक्टिंग ब्रश हैं, कार्बन के बने हुए, मेड अप ऑफ कार्बन। These constantly touch the rotating slip, ये जो घूमती हुई स्लिप्स है उसको टच करती रहती है, उसमें फिसलती रहती है, इसलिए इसको स्लिप रिंग कहा गया है ऊपर वाली को, ठीक है, क्योंकि रिंग्स के ऊपर ये ब्रश फिसलते हैं, ठीक है, घूमते वक्त। एंड पास ऑन द करंट टू द एक्सटर्नल सर्किट, ब्रश का काम है स्लिप रिंग से करंट लेना, एक्सटर्नल सर्किट को देना, ठीक। और मैंने बताया था लोड रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या होता है लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस है एक ऐसी डिवाइस जो कि क्या, एक ऐसी डिवाइस जो कि क्या है, एक्सटर्नल सर्किट में जोड़ी गई है
और एसी पे काम करती है, बजर और बल्ब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब वर्किंग डिस्क्रिप्शन बाद में पढ़ेंगे, मैं आपको डायग्राम पे ले चलता हूँ वापस, डायग्राम से समझेंगे वर्किंग कैसे है इसकी, ठीक है। ओके, ये आ गया हमारा डायग्राम वापस से। चलिए ओके, यहां से समझते हैं अभी क्या करना है हमको। तो हमको कॉइल को घुमाना है। पहली बात क्यों घुमाना है, ताकि फ्लक्स बदले। फ्लक्स बदलेगा तो हमने पढ़ा है कि व्हेन फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कॉइल चेंजेस, प्रिंसिपल पढ़ा है ना। ये फ्लक्स बदलेगा निरंतर रूप से लगातार, तो क्या होगा, इसमें करंट उत्पन्न होगा, इंड्यूस करंट। अब हमको इंड्यूस करंट की दिशा बताने वाला जो लॉ है, रूल है, वो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और इसको हम जनरेटर की वर्किंग समझाने के लिए यूज करते हैं। तो इस रूल की मदद से हम जानेंगे क्यों ये करंट एसी है, कैसे ये अपनी दिशा हर हाफ साइकिल के बाद में चेंज करेगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं ये जो कॉइल है ये हमारी प्लेन ऑफ पेपर में रखी है, समझ आ गया, फ्लैट दिख रहा है। तो ए बी जो है वो हमारे लेफ्ट साइड में, आपके लेफ्ट हाथ की तरफ है, और जो आर्म सी डी है वो राइट साइड में। तो टू इनिशियली स्टार्ट विद, लेट अस सपोज दैट द कॉइल, आर्मेचर कॉइल ABCD इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर। पेपर मतलब समतल, हमारे जो सामने फ्लैट, अगर आपके सामने नोटबुक रखी है तो फ्लैट आपके सामने पेपर होगा, उसी प्लेन में कॉइल ऐसे कैसे रखी है, फ्लैट ही दिख रही है आपको। ओके, अब फ्लैट दिख रही है तो ए बी तो लेफ्ट साइड में है आर्म, और सी डी क्या राइट साइड में, ठीक। चलिए अब हमको इस कॉइल को घुमाना है किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपको देखो ऊपर लिखा है ना, शेफ्ट की तरफ देखेंगे ऊपर, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको हमको घुमाना है, ऐसे घुमाना है इसको, ठीक है। अब इसको अगर ऐसे घुमाएंगे तो मैंने बताया बाहर पंखुड़ी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, वाटर व्हील लगा सकते हैं, टरबाइन, कुछ भी, किसी मदद से घुमाएंगे। घुमा, चलो हवा टकराई घुमा, पानी टकराया घुमा, घुमा तो आर्म ए बी ऊपर मूव करेगी, देखो क्लॉकवाइज। जब ये ऐसे घूमेगी ना, ये चीज तो ऊपर आएगी और ये चीज नीचे जाएगी, ठीक है। तो आर्म ए बी विल मूव अपवर्ड, तो देखो मैंने इसका मोशन देखो कहां दिखा रखा है, ऊपर की ओर, समझ में आ गया। और ये जाएगी नीचे, समझ में आ गया भाई। जब ये कॉइल ऐसे घूमेगी तो ए बी विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड सी डी विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं, द मोशन ऑफ आर्म ए बी इज वर्टिकली अपवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये प्लेन ऑफ पेपर है समतल, तो इसके परपेंडिकुलर, एंड सिमिलरली आर्म सी डी विल मूव डाउनवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। समझ में आ गया। तो दो चीज हमने जान ली, क्या, मोशन आर्म ए बी का ऊपर है वर्टिकल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, आर्म सी डी का डाउनवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो हमको देखो मोशन की दिशा पता लग गई, और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा मैं पहले ही बता चुका हूं, नॉर्थ से साउथ है। तो अब सब लोग आप अपना राइट हैंड रेडी कर लीजिए। किस प्रकार से सेट करना है मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, कैसे सेट कर लेंगे एक बार और मैं दिखा दूं आपको। ये देखिए इस प्रकार से राइट हैंड सेट कर लीजिए, इस प्रकार से कर लीजिए कि आपका थंब जो है ये मोशन ऑफ कंडक्टर की दिशा में पॉइंट करता हो, ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड दैट इज नॉर्थ से साउथ पॉइंट करता हो। तो फिर चेक करेंगे कि ये किधर पॉइंट करती है, समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से अलाइनमेंट कर लेंगे, चाहे आपको टेढ़े होकर बैठना पड़े तो आप थोड़ा सा क्या कर लेंगे, अपना जो भी ये मोबाइल या जो भी आप जिस स्क्रीन पे देख रहे हो उस स्क्रीन को अपने लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, अपना फेस चेंज कर लेंगे, और इस प्रकार से चेंज करेंगे कि हमारी जो फोर फिंगर है या इंडेक्स फिंगर उसको पहले तो सामने इस दिशा में रखो, राइट हैंड की, समझ में आ गया। तो नॉर्थ से साउथ इस दिशा में आपकी कौन सी फिंगर होनी चाहिए, इंडेक्स फिंगर। चलिए लगा ली इंडेक्स फिंगर। तो अगर इस तरफ इंडेक्स फिंगर लगा ली हमने, तो थंब हमारा देखो ऊपर की ओर पॉइंट होना चाहिए, ऊपर की ओर पॉइंट हो रहा है, तो हमारी जो कौन सी है, मिडिल फिंगर है, दैट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, समझ में आ गया। अगर हम हमारे राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को इस तरफ पॉइंट करें, थंब हमारा ऊपर पॉइंट हो, तो हम पाएंगे कि जो हमारी कौन सी फिंगर है, मिडिल फिंगर है सबसे बड़ी वाली, दैट विल पॉइंट फ्रॉम ए टू बी, ये ए से बी की ओर पॉइंट करेगी। तो इसका मतलब इंड्यूस करंट की दिशा जो होगी इस आर्म में ए से बी होगी, समझ में आ गया। तो ए से बी करंट इंड्यूस हुआ गया, फिर बी से कहां जाएगा, सी, बी से सी जाएगा। चलिए अब देखते हैं सी से डी क्यों जाएगा, ठीक। चलिए इस आर्म में जो करंट इंड्यूस होगा वो सी से डी क्यू मूव करेगा, वो देख लेते हैं। अगेन वही राइट हैंड रूल लगाना है हमको। अब ये भुजा जो है मैंने बताया क्लॉकवाइज घूमने पर ये भुजा नीचे आएगी, इस बार जो थंब है फोर्स वो नीचे की ओर शो करना है। सेम राइट हैंड रूल लगाएंगे, हमारे जो इंडेक्स फिंगर है वो नॉर्थ से साउथ इसी तरफ ही पॉइंट करनी चाहिए, तो नॉर्थ से साउथ वो कर लेंगे, और अंगूठे को घुमा करके बिल्कुल इस प्रकार से कर लेंगे कि अंगूठा नीचे पॉइंट करे। तो हम पाएंगे कि ये जो हमारी मिडिल फिंगर है वो इस ओर पॉइंट करेगी, सी से डी की ओर पॉइंट करने लगेगी, समझ में आ गया। तो हमने क्या देखा कि जब भी हम ये लॉ लगा रहे हैं तो आर्म ए बी में देखो हमने कॉइल घुमाई, सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझते हैं, हमने कॉइल घुमाई तो फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा तो करंट इंड्यूस होगा। नाउ ए बी मूव्स अपवर्ड्स, सी डी मूव्स डाउनवर्ड्स, एंड अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो ये तो पता है कि चेंज ऑफ फ्लक्स के कारण करंट
इंड्यूस होगा एंड अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल, कॉइल में करंट उत्पन्न होगा, जो कि अभी हम देख चुके हैं, लॉ लगाया हमने। तो कहां से कहां जाएगा, ए से तो बी में जाएगा और सी से जाएगा डी में। तो अब देखो ए से गया बी, बी से गया सी, सी में उत्पन्न जो हुआ वो आया सी से डी। अब देखते हैं सी से डी आया तो आगे क्या हुआ, और हमने पढ़ा कि क्लोज सर्किट में करंट बहता है, सी से डी आया। अब सी से डी जो करंट आया वो डी से आने के बाद में देखो इधर आएगा, फिर ये करंट कौन से रिंग में जाएगा, ये रिंग जाएगा S2 में, ऊपर वाली जो रिंग है S2 में आया, फिर S2 के संपर्क में B2 है ब्रश, तो B2 में घुस जाएगा, B2 उस करंट को ले लेगा, ये B2 से बाहर आ गया, तो देखो एरो दिख रहा है ना, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, बाहर आ गया, बाहर आ गया, तो फिर ये करंट क्या हुआ, यहाँ पे आ गया, यहाँ से घुसेगा लोड रेजिस्टेंस के अंदर, जो कि हमारा बल्ब या बजर हो सकता है, घंटी। फिर ये आएगा कार्बन ब्रश B1 में आ जाएगा, फिर B1 से ये इस रिंग में घुसेगा, और रिंग से जुड़ा हुआ ये तार इस तार में आ जाएगा, और तार में घुसने के बाद में कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा एंड ए पर, और ए से फिर वापस बी पे चला जाएगा, जो कि हमारा ऊपर की ओर है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हमने पाया कि ये जो करंट है कॉइल में, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ब्रश B2 में, B2 से एक्शन सर्किट में घुसा, और फिर B2 से कहां की ओर गया, B1 दिख रहा है, B2 से B1 गया फर्स्ट हाफ में, और फिर B1 से कहां गया, फिर ये वापस ए की थ्रू हो गया। तो हमको सिर्फ याद रखना है, अभी तक हमने क्या देखा, हाफ रोटेशन। भाई ए बी जो ना, ए बी शुरू के हाफ रोटेशन की बात करें तो ए बी में मूवमेंट ऊपर की ओर जा रहा है, सी डी में नीचे की ओर आ रही है। तो फर्स्ट हाफ रोटेशन में जब ये ए बी घूम करके जब तक कहां नहीं आ जाती, सी डी वाली पोजीशन में, और सी डी ए बी के पोजीशन में ना आ जाए, तब तक क्या है कि करंट की जो दिशा है वो B2 से B1 ही रहने वाली है, आर्म किसमें, बाहर एक्सटर्नल सर्किट में। समझ में आ गया। अब जब आधा चक्कर हो गया, जब आधा चक्कर हो गया तो ए बी किधर आ जाएगा, राइट साइड में, सी डी कहां जाएगा, लेफ्ट साइड में। समझ में आ गया। तो ए बी तो राइट में आ गया, सी डी आ गया लेफ्ट में, इंटरचेंज हो गई इनकी पोजीशंस। तो क्या होगा, अब अगर सी डी राइट में आ जाएगा तो देखो ये डी आ जाएगा इधर, समझ में आ गया, डी कहां जाएगा इधर, और ये जो ऊपर सी था वो किधर आ जाएगा, वो बी के स्थान पे आ जाएगा। तो ये पूरा सी डी ये इधर आ जाएगा, और ये ए बी है वो इस तरफ आ जाएगा आधे चक्कर के बाद में। ठीक है कि नहीं क्या। अब अगर सी डी इधर आ गया तो सेम लॉ अप्लाई करेंगे, तो सी डी में करंट ऐसे जाएगा इस ओर, सेम लॉ अप्लाई करना है। तो सी डी में इस ओर जाने का मतलब है सी से डी इधर है, तो सी डी में कहां जाएगा, ऊपर की ओर करंट जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो यहां डी होगा तो डी से कहां जाएगा, ये सी, फिर सी के बाद में इधर क्या आएगा, बी, तो डी सी बी ए, ऐसा करंट आएगा सेकंड हाफ में। समझ में आ गया कि नहीं क्या। जब इनकी डायरेक्शन पलटी हो जाएगी ना, ए बी इधर आ गया, सी डी इधर आ गया, तो इस आर्म में हमेशा उस तरफ ही करंट जाएगा, इस आर्म में हमेशा नीचे करंट आएगा। तो ये अगर डी इधर आ जाएगा तो ये डी बी, ये करंट इधर आएगा, और इसमें आ जाएगा ऐसे करंट। तो डी इधर आ गया तो डी से लेकर सी, और फिर इधर बी होगा तो बी से लेकर के इधर ए। तो करंट की दिशा उल्टी होगी। तो देखो पहले क्या था, फर्स्ट हाफ में ए बी सी डी, और दूसरे में क्या होगा, डी सी बी ए, डी सी बी ए। अब बी ए में करंट आएगा डी से बी, बी से डी से सी, सी से बी, बी से ए, उल्टा हो जाएगा। ठीक है। अब उल्टा हो जाएगा तो ध्यान देंगे, ये इस तरफ इमेजिन करके चलना है, डी से सी, सी से इधर बी आ जाएगा, बी से ए। अब ए से करंट जब नीचे उतरेगा तो ए वाला जो एंड है ना, देखो कहां पे, ए वाला एंड S1 से जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया। तो अभी फिलहाल करंट उतर रहा है डी वाले ब्रांच में से नीचे। ठीक है। जब ये इधर आ जाएगा तो करंट ए बी वाली ब्रांच में से नीचे उतरेगा, इसमें चढ़ेगा करंट ऊपर की ओर। समझ में आ गया भाई, ये इधर आ जाएगा ना, तो इसमें ऐसे जाएगा, तो ए बी वाली ब्रांच जब इधर आ जाएगी तो इधर बी होगा और इधर सी होगा, तो बी से नीचे उतरेगा ए में, और ए वाला एंड जो है वो देखो S1 से जुड़ा हुआ है। तो जब करंट नीचे उतरेगा तो उतरने के बाद में ए वाले एंड से करंट जाएगा नीचे। समझ में आ गया। तो वहां पे पहले S1 में घुसेगा करंट, फिर S1 से B1 में आएगा, और B1 में आने के बाद में वो एक्शन सर्किट में निकलेगा B1 से, और B1 से निकलेगा तो B1 से निकलने के बाद वो रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए B2 में घुसेगा। तो सेकंड हाफ में हम पाएंगे कि जो करंट की दिशा है वो उल्टी हो जाएगी। फर्स्ट हाफ में क्या होगी, ऐसे, और सेकंड हाफ में हो जाएगी ऐसे। तो फर्स्ट हाफ में जब ये क्या है, ए बी जो होगा जब तक ये राइट साइड में आए तब तक ये B2 से B1 में करंट आएगा, जो कि अभी दिखाया गया है। सेकंड हाफ में क्या होने वाला है, जब ये इधर से इधर आएगा ए बी वापस, तो उस
वक्त क्या होगा, करंट की दिशा यहाँ पलटी हो जाएगी, वो हो जाएगी B1 से B2 हो जाएगा। करंट पहले उतरेगा S1 में, क्योंकि A इस तरफ होगा और इधर वाली ब्रांच में करंट नीचे ही आने वाला है, तो A से नीचे उतरेगा और A वाला जो एंड है वो किससे फिक्स है, इससे फिक्स है, क्योंकि घूमेगा ना तो ये कनेक्शंस उल्टे हो जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं, ये जो जुड़ा हुआ एंड है ये तो उधर चला जाएगा और ये वाला एंड इधर आ जाएगा, तो ये A जब इधर आएगा तो A से जो एंड जुड़ा हुआ है वो नीचे यहाँ आ जाएगा। क्लियर है, तो S1 में पहले आएगा करंट। तो दोनों हाउस में हम पाएंगे करंट की दिशा उलट जाएगी। तो हम एक बार वर्किंग देख लेते हैं, क्या बताया मैंने, सिस्टम समझ लेते हैं। ओके, ये हमारा है वर्किंग, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, डायग्राम देख लेंगे बाद में। क्या, सपोज इनिशियली द कॉइल इज हेल्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर, हमने कॉइल को क्या रखा था, पेपर के प्लेन में ही रखा था। सच दैट आर्म ए बी लाइज, किस तरफ थी आर्म ए बी, लेफ्ट में थी, तो आर्म ए बी लाइज ऑन द लेफ्ट एंड सी डी टुवर्ड्स द राइट। समझ में आ गया, आर्म ए बी लेफ्ट में है, सी डी राइट में है। फिर हमने कॉइल को कैसे घुमाया था, बताया मैंने, या तो तेज बहते पानी की मदद से या हवा की मदद से, विंड मिल में कैसे घुमाया था। सपोज द कॉइल इज रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसको हमने घुमाया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज घुमाया तो क्या हुआ, ए बी विल कम अपवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर और सी डी डाउनवर्ड्स। तो लिखा है क्लॉकवाइज रोटेशन के बाद क्या होगा, सच दैट आर्म ए बी मूव्स अपवर्ड्स एंड आर्म सी डी मूव्स डाउनवर्ड्स। एरो लगाए थे ना वहां पे, उसके बाद क्या होगा, फ्लेमिंग का रूल लगा देंगे। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, क्या कहता है राइट हैंड रूल फ्लेमिंग का, इंड्यूस करंट की दिशा बताएगा। करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल, कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। क्यों इंड्यूस होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है ना कॉइल घुमाने से, तो करंट इंड्यूस होगा। अब इसकी दिशा कैसे पता लगेगी, करंट हमने देख लिया था ना, विच फ्लोज फ्रॉम ए से तो गया था बी की ओर और फिर सी से आया था डी की ओर, तो ए बी सी डी, तो विच फ्लोज, जो करंट इंड्यूस होगा इट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम सी टू डी। तो अब सी से डी में आया था, तो डी से मैंने बताया था S2 जुड़ा हुआ था रिंग, और S2 से फिर B2 जुड़ा हुआ था, तो S2 से बाहर निकल के B2, B2 से B1 में आएगा करंट। तो इन द एक्सटर्नल सर्किट करंट फ्लोज फ्रॉम B2 टू B1, याद रखेंगे फर्स्ट हाफ हो गया हमारा, ठीक है। तो B2 से B1 देखो मैंने शो भी कर रखा है, B2 से B1, ठीक है कि नहीं, क्या B2 से B1 फर्स्ट हाफ रोटेशन में करंट की डायरेक्शन है B2 से B1। समझ में आ गया, देखिए A से जा रहा है B, B से फिर C, C से D और D से पहले B2 में आया फिर B2 से B1, ये होगी फर्स्ट हाफ की कहानी। अब जब आधा रोटेशन हो गया कॉइल का, तो अब देखो ए बी और सी डी ने अपनी अपनी पोजीशन चेंज कर ली। ए बी लाइज टुवर्ड्स राइट, सी डी टुवर्ड्स लेफ्ट। आगे चलते हैं, ए बी राइट सी डी लेफ्ट, ए बी राइट सी डी लेफ्ट। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड हाफ ऑफ द रोटेशन ऑफ द कॉइल, ठीक है। चलिए सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। आफ्टर हाफ अ रोटेशन ऑफ द कॉइल, कॉइल आधा घूम गई है, तो अब बताओ आर्म सी डी कहां गई, सी डी तो आ गई लेफ्ट में जो पहले राइट में थी, एंड आर्म ए बी टुवर्ड द राइट। समझ में आ गया, तो पहले सी डी क्या है, राइट में थी वो लेफ्ट में आ गई, आर्म ए बी लेफ्ट में थी वो राइट में आ गई, मतलब दोनों ने पोजीशन अपनी इंटरचेंज कर ली। नाउ इफ द कॉइल इज फर्दर रोटेटेड इन द सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब उसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि हम कॉइल को दोबारा घुमाएं, CD मूव्स अपवर्ड, CD क्या जाएगा ऊपर, क्योंकि CD लेफ्ट में आ गया तो ये ऊपर जाएगा, भाई ऐसे घूम रहा था ना ये, तो CD इस तरफ आ गया, इधर से ऊपर जाएगा और राइट साइड में AB है वो आएगा नीचे, तो ऐसे ही तो घूमने वाली है कॉइल। तो क्या लिखा, CD मूव्स अपवर्ड्स एंड AB मूव्स डाउनवर्ड्स, तो मतलब लेफ्ट में जो हिस्सा है कॉइल का वो ऊपर ही जाने वाला है, राइट वाले हिस्सा नीचे ही जाने वाला है, ऐसे घूमते वक्त, ठीक है। तो CD ऊपर AB नीचे मूव करेगी। अब अगर CD ऊपर मूव कर रही है तो फ्लेमिंग का लेफ्ट राइट हैंड रूल लगाएंगे, तो उसमें करंट अवे होगा, मतलब C से D से C, D नीचे तो D से C होगा, और AB जो है उसमें क्या होगा, ऊपर से नीचे B से A आएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, अगेन करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हिच फ्लोज फ्रॉम D टू C, तो वही फिगर में आप चेक कर लेंगे, D इस तरफ आ गया तो D नीचे है तो D से C ऐसे जाएगा और ऊपर B से A, तो D C B A ऐसा करंट होगा। तो करंट फ्लोज फ्रॉम D टू C एंड फ्रॉम B टू A, उल्टा हो गया बिल्कुल। अब देखो D से C, C से B, B से A, तो B से A में आया करंट। अब A से देखते हैं कौन सी रिंग में घुसता है, B A वाला एंड देखो कहां जुड़ा हुआ है, मैं वापस आपको दिखा दूं फिगर में, B से A आ रहा है करंट, और B A वाला एंड देखते हैं कौन सी रिंग से जुड़ा, B से A करंट आया, B से A। अब देखो अगर ये ब्रांच जब इधर आ जाएगी राइट साइड में, तो B से A आएगा करंट, तो जब B से A आएगा करंट ऐसे आएगा राइट साइड में आने के बाद में, तो A वाला देखो हिस्सा नीचे जा रहा है, तो S1 में घुसेगा करंट B से A में आने के बाद में, समझ में आ गया। और S1 में घुसेगा तो S1 से B1 में आएगा, फिर B1 से निकल के B2 में आएगा, तो एक्सटर्नल सर्किट में B1 से B2 हो गया, समझ में आ गया। तो अब यही चीज देखो वर्किंग में लिखी है कि करंट जो है S1 में जाकर के B1 में जाएगा, ठीक है ना।
S1 में जाकर के B1 में जाएगा। तो देखेंगे इधर क्या लिखा है यहाँ पे, करंट इज इंड्यूस्ड व्हिच फ्लोज फ्रॉम D2C एंड B2A इन द एक्सटर्नल सर्किट, करंट फ्लोज फ्रॉम B1 टू B2। तो पहले B2 से B1 आया था, अब S1 में जाएगा तो S1 से B1 से B2 हो गया। तो हमने पाया फर्स्ट हाफ रोटेशन में करंट B2 से B1 है एक्सटर्नल सर्किट में, और अगले हाफ रोटेशन में करंट की दिशा B1 से B2 होगी। तो पलटी मारा, और क्योंकि पलटी मारा हाफ साइकिल के बाद में, तो करंट का जो प्रकृति है, नेचर है, वो हो गया अल्टरनेटिंग करंट। यही हमारी वर्किंग है। सो thus क्या पता लगा, आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, कॉइल के हर आधे चक्कर के बाद में द करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, अपनी दिशा बदल देता है। और यही कारण है एक्सटर्नल सर्किट में दिशा बदलने के कारण ये करंट कैसा है, प्रकृति में अल्टरनेटिंग करंट है। अब क्या हो, अगर ये अपनी दिशा ना बदले तो फिर क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट करंट हो जाएगा। तो क्या बदलाव करना पड़ेगा हमको, ये दिशा न बदले। तो एक बहुत छोटा सा कंस्ट्रक्शन बदलाव करना पड़ेगा, वो देख लेते हैं क्या है। तो बहुत ज्यादा भी टाइम हमको नहीं लगने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, गिव प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर। तो अगेन ये डेफिनेशन वही होगी, एक डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ये डेफिनेशन। और यहाँ पे जो आउटपुट है, जो हमको नतीजा मिलेगा और डायरेक्ट करंट मिलेगा, वहां अल्टरनेटिंग करंट मिल रहा था, ठीक है। प्रिंसिपल सेम टू सेम, क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आधारित है। व्हेन फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल चेंजेस, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हिच लास्ट्स सो लॉन्ग एज द चेंज इन फ्लक्स कंटिन्यूज। तब तक करंट बना रहेगा जब तक फ्लक्स बदलता रहे। पार्ट वही 4 है 5, बस एक का फर्क है। वहां पे हमने जो स्लिप रिंग यूज की थी ना, उससे यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी चारों हिस्से वो के वही हैं, सेम आपको डायग्राम नजर आएगा, सब कुछ आएगा, बस एक फर्क आएगा। वो रिंग जो 2 थी उसको तोड़ के हमने सिंगल रिंग एक ले ली, उसके 2 पीस कर दिए। एक ही रिंग है, उसके 2 आधे हिस्से कर दिए, तो ये कहलाएंगे हाफ्स, HALVES, हाफ्स ऑफ द सेम रिंग। तो वहां पे 2 कंप्लीट रिंग लिए थे, स्लिप रिंग। अच्छा, यहाँ पे एक रिंग को तोड़ दिया, तोड़ने को बोलते हैं स्प्लिट कर देना। मान लीजिए हमने चाकू या तलवार चला दी बीच में, तो स्प्लिटिंग कर दिया, तो ये स्प्लिट रिंग कहलाती है, स्प्लिट रिंग कहलाती है। अब स्प्लिट करने के बाद में देखो, इस रिंग का देखो ये हिस्सा देखो सी के जैसा दिख रहा है इधर, ये एंड, ये एज सी दिख रहा है, तो सी फॉर, इसको हम कम्यूटेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कम्यूटेटर। तो ये है कंस्ट्रक्शन में फर्क। वहां पे साबुत रिंग्स का पेयर है, स्लिप रिंग्स, और यहाँ पे स्प्लिट रिंग है। एक ही रिंग के 2 हाफ्स हैं, 2 आधे हिस्से हैं, दोनों को बहुत ही नजदीक इस प्रकार से रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो फ्री एंड्स है ना आर्मेचर कॉइल के, एक एंड एक रिंग से चिपका है, दूसरा एंड दूसरे रिंग से चिपका है, बीच में बहुत बारीक सा गैप है, बाल भर का। समझ में आ गया, टच नहीं है, गैप है, ओके। अब होता क्या है समझते हैं। और बाकी सिस्टम वो का वही है, S1 से ब्रश B1 जुड़ा है, S2 से ब्रश B2 जुड़ा है। एक्शन सर्किट में लोड रेजिस्टेंस है, ये लोड हो गया हमारा, वही शेफ्ट, वही हमारा आर्मेचर कॉइल, वही हमारे नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक पोल पीसेस। क्लियर है, सब कुछ सेम है। फर्क समझ में आ गया। तो केवल कंस्ट्रक्शन में किसका फर्क आ गया, स्लिप रिंग के स्थान पर स्प्लिट रिंग या फिर कम्यूटेटर अरेंजमेंट आ गया। अब ये शब्द का मैं हिंदी अर्थ बता दूं, कम्यूटेटर का मतलब क्या होता है। अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में कम्यूट मतलब वर्ब है, कम्यूट, कम्यूट COMMUTE, कम्यूट मतलब होता है टू ट्रेवल, यात्रा करना, ठीक है। अब यहाँ पे कौन यात्रा कर रहा है, यात्री कौन है, यात्रा करवा कौन रहा है, बहुत सारी चीजें। सपोज आप लोग यात्रा करते हो, हमारे देश में यातायात का सबसे बड़ा साधन रेलवे है, ट्रेन है। तो अगर आप यात्रा करते हो, आप हो गए कम्यूटर, समझ में आ गया। आपको यात्रा इंडियन रेलवेज करवा रहा है, साधन हो गया, वो हो गया कम्यूटेटर, समझ में आ गया। और आप क्या करते हो, यात्रा, यात्रा को बोलेंगे कम्यूट करना। 3 चीज समझ में आ गई, यात्रा कहलाएगी कम्यूट, वर्ब है, यात्रीगण कम्यूटर, यात्रा करवाने वाली संस्था एजेंट ट्रेन रेलवे कम्यूटेटर, कम्यूट कम्यूटर कम्यूटेटर, ओके। यहां पे हमारे यात्री हैं इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज, करंट, यात्री, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने वाले हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने वाले हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को रिंग में से बाहर निकाल करके ब्रश को कौन देगा, ये स्लिप रिंग देने वाली है। तो यात्रा ये करवाएंगे, ये कम्यूटेटर है, समझ में आ गया। और इलेक्ट्रॉन्स कम्यूट करने वाले, समझ में आ गया। तो जो भी इंड्यूस करंट उत्पन्न होगा ना कॉइल में, उस कॉइल में से करंट को यात्रा करवा करके बाहर निकाल करके एक्सटर्नल सर्किट में भेजने का काम ये करेगा, इसलिए कम्यूटेटर अरेंजमेंट कहलाता है, समझ में आ गया। और स्प्लिट रिंग बोल सकते हैं, एक रिंग के 2 हाफ्स हैं। क्लियर है मामला ये। तो वर्किंग में सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस है, सिद्धांत सेम टू सेम। तो वर्किंग एक बार देख लेते हैं, बाकी चारों से वही है, तो हम सिर्फ डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्प्लिट रिंग के बारे में। तो आर्मेचर कॉइल सेम, रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD मेड अप ऑफ सॉफ्ट लैमिनेटेड आयरन कोर ऑन विच लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर आर बाउंड, सेम टू सेम। फील्ड मैग्नेट सेम वही है। स्प्लिट रिंग्स पढ़ लेते हैं, क्या है, क्या है, S1 S2
दीज आर द टू हाफ, दो आधे हिस्से हैं ऑफ सेम हॉलो मेटेलिक रिंग। मेटल की रिंग है तो खोखली है, सॉलिड ग्रेफाइट रिंग है तो साबुत अंदर से ठोस है, और लेकिन दो आधे हिस्से हैं ये, टू विच द फ्री एंड्स ऑफ आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड, और इन्हीं दोनों हाफ हिस्सों से आर्मेचर कॉइल के फ्री एंड जुड़े हुए हैं, ठीक है कि नहीं, ऊपर से जो आएंगे, एक तो एंड ए बी से, एक सी डी से। दीज रोटेट और फिक्स हैं शेफ्ट के साथ में, तो ये कॉइल के साथ घूमेंगे, कॉइल घूमेगी तो ये भी घूमेंगे। समझ में आ गया कि नहीं क्या? ओके ओके। अब एक चीज और ध्यान देंगे यहाँ पे, और कार्बन ब्रशेस सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है, क्लियर है। एक चीज और क्या ध्यान देने वाली है यहाँ पे, कि इन दोनों में जो गैप दिखा रहा है बहुत ही कम होता है, बाल भर का गैप होता है। अब घूमते वक्त हमेशा B1 इज इन कांटेक्ट विद S1, B2 इज इन कांटेक्ट विद S2। अब जैसे ही थोड़ा सा और ज्यादा घूमेगा, जैसे ही S1 रिंग का संपर्क B1 से टूटेगा तो ये S1 इससे टच हो जाएगी, और इसका संपर्क S2 का B2 से टूटेगा तो S2 इधर टच हो जाएगी। समझ में आ गया? तो मतलब जब तक इसको छू रही है तो इसको छू रहा है, जैसे ये घूमते घूमते तेजी से ये S1 घूम करके जब इस तरफ आएगी B2 को छुएगी तो तब तक S2 क्या है, ये B1 को छू लेगा। तो आधे चक्कर के बाद में उल्टा हो जाएगा। तो अभी फिलहाल पोलैरिटी में क्या है, B1 S1 टच है, B2 S2 टच है। जब आधा चक्कर हो जाएगा, ये AB इस तरफ आ जाएगा, तो जो S2 वाला जो हिस्सा है ना वो B2 के संपर्क में होगा, और S1 वाला B2 के संपर्क में होगा, और S2 वाला B1 के संपर्क में होगा। तो S1 इधर आएगा, S2 इधर आ जाएगा, आधे चक्कर के बाद में पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। तो ये थोड़ा गौर करेंगे, वर्किंग में काम आएगा हमारे, ठीक है कि नहीं? बाकी सब सिस्टम वो का वही। तो स्प्लिट रिंग समझ लिया हमने। तो स्प्लिट रिंग का मेन काम कम्यूटेटर का समझ में आ गया। कम्यूटेटर क्यों कहा गया, स्प्लिट रिंग अरेंजमेंट क्यों कहा गया? तो अगर कोई पूछे भैया एसी जनरेटर डीसी जनरेटर में मेन अंतर क्या है कंस्ट्रक्शन में, सिर्फ एक अंतर है, एसी जनरेटर में स्लिप रिंग अरेंजमेंट यूज होता है, और डायरेक्ट करंट डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग या फिर कम्यूटेटर अरेंजमेंट यूज होता है। ऐसा करने से हमको एक्सटर्नल सर्किट में सेम दिशा में बहने वाला करंट मिलेगा, करंट की दिशा में फर्क नहीं पड़ेगा। इट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम B2 टू B1। कैसे, अभी देख लेते हैं वर्किंग के बारे में, ठीक है कि नहीं क्या? चलिए तो समझ लेते हैं वर्किंग वापस ऊपर आकर के, फिर मैं थोड़ा नीचे वर्किंग में वर्बल पार्ट बाद में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन मैंने देख लिया। चलिए तो इसको अगेन वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको रोटेट करना है, ठीक है? तो वही चीज है सब कुछ। चलिए अगर हम इसको शुरू में मान लेते हैं, स्टार्ट करने से पहले वर्किंग में, कि AB जो है आर्मेचर कॉइल का हिस्सा वो लेफ्ट में है, CD हिस्सा राइट में है, ठीक है? क्लॉकवाइज हमको घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, AB विल मूव अपवर्ड्स, CD विल मूव्स डाउनवर्ड्स, एंड जो फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है? तो अगेन हम पाएंगे फ्लेमिंग का क्या है, कॉइल घूमेगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा तो इंड्यूस करंट की दिशा बताने वाला रूल है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, जो कि कहता है क्या, अगर मोशन ऊपर है, फील्ड इधर है, तो करंट क्या ए से बी आएगा। तो हम वही सेम हैंड्स अप्लाई करके चेक कर सकते हैं राइट हैंड रूल। तो करंट विल फ्लो फ्रॉम, तो व्हेन सपोज इनिशियली द आर्म ए बी the armature coil it lies in the plane of paper, says that arm AB lies towards the left side and arm CD lies towards the right side, and suppose the coil is rotated in the clockwise direction, so that the arm AB it moves upwards and arm CD moves downwards, and according to Fleming's right hand rule, due to rotation of coil the flux passing through it changes and current is induced in coil, ठीक है? एंड दिस इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम सी टू डी, तो ए बी सी डी फर्स्ट हाफ में, ठीक है? तो चलिए अब ए से बी गया, उसकी कोई जरूरत नहीं है देखने की, बी से सी आए, सी से डी आए, तो डी से कहां जा रहा है वो देखेंगे। अब डी से आएगा तो S2 में आएगा, देखेंगे नीचे, क्योंकि डी वाला एंड S2 के संपर्क में है, तो डी से आया तो कहां आ गया, ये S2 में आ गया, S2 में आ गया तो S2 से B2 में आ गया, B2 में आ गया तो B2 ने एक्सटर्नल सर्किट में करंट को भेज दिया। ये करंट एक्सटर्नल सर्किट तारों से होता हुआ लोड रेजिस्टेंस में घुसेगा, लोड रेजिस्टेंस से घुसने के बाद में B1 में आएगा, B1 ब्रश से S1 में, S1 से निकल करके A एंड में, A से ऊपर। समझ आएगा? सर्किट कंप्लीट। और क्योंकि एक्सटर्नल सर्किट में करंट आ रहा है, ये बल्ब या बजर जो भी है ये काम करेगा, बल्ब है तो जलेगा, बजर है तो बजेगा। समझ में आ गया? चलिए अब आधा चक्कर हो गया, तो फर्स्ट हाफ में एक्सटर्नल सर्किट में B2 से B1 है करंट। अब देखेंगे सेकंड हाफ में AC में बदल गई थी, B1 से B2 आ गई थी, तो क्या यहाँ पे बदलेगी या सेम ही रहेगी? ये करने से, स्प्लिट रिंग करने से क्या फायदा हुआ? चलिए हाफ रोटेशन के बाद में आर्म AB लाइज टुवर्ड्स राइट साइड, CD टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, इंटरचेंज हो गया। अब अगर CD इधर आ गया, CD तो D इधर होगा, तो D वाला हिस्सा किससे जुड़ा है, S2 से, तो S2 भी इधर आ जाएगी D के साथ में, ठीक है? तो S2 इधर आ जाएगी और S1 इधर आ जाएगी। समझ में आ गया? तो इस बार S2 D वाला हिस्सा इस तरफ है और S1 इस तरफ है, ठीक है? याद रखना S1 S2 भी चेंज हो गए हैं। अब D इधर आ गए तो D है तो DCBA, ऐसा ही समझ में आ गया, DCBA। तो आफ्टर हाफ अ रोटेशन ऑफ द कॉइल, नाउ AB and CD interchange their position. CD lies towards left,
AB lies towards right. Again the coil is rotated in the same clockwise direction. Now जो CD इस तरफ आ गई है, it will move up and AB will move down. Again by Fleming's right hand rule, तो ये जो CD इस तरफ आ जाएगी, D नीचे, तो D से C करंट जाएगा. इधर वाली ब्रांच में हमेशा ऐसे, तो D से C, फिर और इस वाली में B से A, तो करंट उल्टा हो गया, D C B A. अच्छा B से A, अच्छा B से A करंट आ रहा है, नीचे उतर रहा है, तो B से A आया तो देखते हैं A वाला एंड से कहां जाएगा, B से A आ रहा है, तो A वाला एंड जब इधर भी आ जाएगा तो A वाला एंड देखो S1 से चिपका हुआ है, तो इधर आने के बाद S1 इधर आएगा, तो जब B से A उतरेगा तो A वाला एंड जो है वो S1 से जुड़ा, S1 इधर होगा, तो पहले इधर आएगा करंट, इस एंड पे आएगा S1, और S1 संपर्क में है B2 के, आधे चक्कर के बाद में भाई ये इधर आ गया ना, तो B से करंट नीचे उतरा आधे चक्कर के बाद में, तो B से A आया और A वाला एंड जुड़ा है S1 से, तो S1 इस तरफ होगा और S1 से B2 में घुसेगा, अगेन B2 से करंट एक्शन सर्किट में होते हुए B1 में आएगा. समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट हाफ रोटेशन में जब ये लेफ्ट में था या राइट में था तो करंट एक्शन सर्किट में B2 से B1, और सेकंड हाफ में भी B2 से B1 ही है, तो करंट की दिशा तो बदली ही नहीं, तो ये करंट डायरेक्ट करंट है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है. समझ में आ गया? तो चलिए देख लेते हैं वर्किंग का जो वर्बल एक्सप्लेनेशन है. तो बहुत आसान है, फिगर को देख देख के लर्न कर सकते हैं, रट्टा नहीं मारेंगे आप लोग. क्लियर है ना? चलिए पढ़ लेते हैं. देखो अभी हमारे सामने फिगर भी नहीं है, फिर भी इमेजिन करना है. भी मैं फिगर का जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ रहा हूँ, बिना देखे भी बोल सकते हैं बहुत आराम से. सपोज इनिशियली द कॉइल इज हेल्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर, पेपर के प्लेन में रखी है कि आर्म ए बी वो लेफ्ट साइड में है, आर्म सी डी राइट साइड में है. नाउ सपोज द कॉइल इज रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, सच दैट आर्म ए बी वो तो ऊपर मूव करे, मूव्स अपवर्ड्स, एंड आर्म सी डी मूव्स डाउनवर्ड्स. ठीक है, तो क्या होगा, फ्लेमिंग का रूल लगेगा, राइट हैंड रूल, एंड जो भी करंट इंड्यूस होगा कॉइल में बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इट विल फ्लो फ्रॉम, इधर ए था नीचे, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, और डी से फिर कहां जाएगा, B2 में. समझ में आएगा? S2 में, और S2 से B2 में, तो ABCD हो गया करंट, तो A B एंड C D. इन द एक्सटर्नल सर्किट करंट फ्लोज फ्रॉम B2 से B1, तो D वाला हिस्सा B2 से जुड़ा हुआ है, तो B2 से S2 जुड़ा, तो D वाला हिस्सा सॉरी S2 से जुड़ा हुआ है, रिंग S2 स्प्लिट रिंग, और S2 से फिर B2 में, तो B2 से B1 करंट आएगा. क्लियर है? चलिए आफ्टर हाफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, कॉइल आधा घूम चुकी है, ABCD उल्टे हो गए, AB आ गया राइट में, CD आ गया लेफ्ट में, तो नाउ CD लाइज टुवर्ड्स लेफ्ट एंड AB टुवर्ड्स राइट. रिंग्स ने भी पोजीशन बदल ली है, पहले S1 B1 के संपर्क में थी, S2 B2 के संपर्क में थी. अब क्या होगा, स्प्लिट रिंग्स S1 S2 आल्सो इंटरचेंज पोजीशंस. अब क्या होगा, S1 तो B2 के संपर्क में, S2 B1 के संपर्क में. समझ आ गया? तो पहले 1 1 2 2 था, अब 1 2 हो जाएगा. S1 टचेस B2, S2 टचेस B1. नाउ कॉइल को फिर घुमाया, सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गए, तो अब क्या होगा, जो CD लेफ्ट में आ गया था वो ऊपर आएगा, और जो AB राइट साइड में आ गया था वो नीचे आएगा. तो CD जो ऊपर की ओर जाएगा उसमें करंट D से C, और राइट साइड वाले में B से A, तो B से A उतरेगा, तो A वाला एंड तो S1 से चिपका हुआ है. समझ में आ गया? तो CD moves upwards, AB downwards. Again according to Fleming's right hand rule, current is induced in the coil which flows from कहां, D से C, तो लेफ्ट वाली ब्रांच में D से C जाएगा, राइट वाली ब्रांच में B से A आएगा, और A वाला एंड किससे जुड़ा हुआ है, S1 से, और S1 इस बार किसके संपर्क में है, B2 के संपर्क में है, तो इन द एक्सटर्नल सर्किट करंट विल लीव B2 एंड B2 से B1 आएगा. तो एज बिफोर, पहले भी तो वही था, B2 से B1 ही था, देखो ऊपर डिस्क्रिप्शन में, पहले भी B2 से B1 था और अभी भी B2 से B1 ही है. तो पता ये लगा कि करंट जो है दोनों हाफ साइकिल मतलब कंप्लीट साइकिल में एक ही दिशा में बहता रहा, तो ये हुआ डायरेक्ट करंट. फर्क समझ आ गया? तो दस द करंट कंटिन्यूअसली फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन ओवर ए कंप्लीट साइकिल, हेंस द करंट इज डायरेक्ट करंट. अब इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम में आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से सुनना, मैं पढ़ने जा रहा हूं. ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर. तो जो पहले एसी वाला मामला है पूरा समझा देंगे सब कुछ. ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ डीसी जनरेटर, नीचे जो लिखा है वो समझा देंगे. ठीक. अब कई बार क्या होता है पता है, वो एसी और डीसी बताते ही नहीं है. ब्रीफली डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो दोनों नहीं लिखेंगे, बहुत लंबी हो जाएगा. तो अगर हमको नहीं लिखा है कुछ भी तो बाय डिफॉल्ट एसी समझाना है. समझ में आ गया? फर्स्ट वाला पार्ट समझा देना है, एसी पूरा समझा दिया, सब कुछ हो गया. अब एक लाइन में और ऐड कर देना लास्ट में कि अगर हम एसी जनरेटर को डीसी में कन्वर्ट करना चाहें ताकि हमको करंट सेम डायरेक्शन में बहता हुआ मिले एक्सटर्नल सर्किट में ओवर द कंप्लीट साइकिल, वी नीड टू रिप्लेस स्लिप रिंग विद स्प्लिट रिंग. समझ में आ गया? अगर हम स्लिप रिंग के स्थान पे सिर्फ और सिर्फ स्प्लिट रिंग अरेंजमेंट कम्यूटेटर लगा दें
तो एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट है ओवर द कंप्लीट साइकिल इट विल मूव इन द सेम डायरेक्शन ऑलवेज ओवर द कंप्लीट साइकिल, और हमको जो नतीजा मिलेगा आउटपुट वो डीसी होगा। बस एक लाइन ऐड कर देना, आपका काम हो गया। समझ में आ गया? तो एसी पूछा, पूरा एसी डिस्क्राइब करो, डीसी पूछा, पूरा डीसी जनरेटर डिस्क्राइब करो, और कुछ नहीं बताया है, एसी डिस्क्राइब करो, एक लाइन में बता दो। डीसी में बदलने के लिए हमको स्लिप रिंग की जगह स्प्लिट रिंग लगेगी। अगला क्वेश्चन है ऐसा ही, ठीक है। तो पूछ रहा है एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में फर्क क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है एक्चुअल में क्या है, एसी एंड डीसी जनरेटर, GENERATOR होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन एसी एंड डीसी जनरेटर। एसी डीसी करंट के बारे में पहले बता चुका हूं, ठीक है। डेफिनेशन है उसकी, डायग्रामेटिक बता सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ओके, तो एसी जनरेटर डीसी जनरेटर क्या है? तो सीधी बात है, एसी जनरेटर एसी इसलिए है क्योंकि वो आउटपुट एसी देता है, अल्टरनेटिंग करंट देता है। और क्या होता है ये? करंट ऑफ कंटिन्यूअसली चेंजिंग मैग्नीट्यूड व्हिच रिवर्सेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। जबकि इसका आउटपुट क्या होता है? यील्ड मतलब देता है, आउटपुट डीसी। तो समझा क्या पहला डिफरेंस? एसी का आउटपुट है अल्टरनेटिंग करंट, डीसी जनरेटर का आउटपुट है डायरेक्ट करंट। क्लियर है? अब चलिए, इसमें स्लिप रिंग अरेंजमेंट यूज होता है, a pair of complete rings, two rings, hollow metallic rings या graphite rings, ठीक है। जबकि इसमें split ring arrangement है, कम्यूटेटर का यूज होता है, भी देखा हमने। उसके बाद करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन इन द एक्सटर्नल सर्किट आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। हर आधी चक्कर के बाद में, कॉइल के हाफ साइकिल 180 डिग्री टर्न के बाद में करंट की दिशा पलटी हो जाती है एक्सटर्नल सर्किट में। यहाँ पे करंट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन इन द एक्सटर्नल सर्किट आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। अब हर हाफ साइकिल के बाद में करंट अपनी दिशा नहीं बदलता, सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये हुआ हमारा एसी और डीसी जनरेटर का डिफरेंसेस। क्लियर है? चलिए, आपको कुछ मैं और डायग्राम्स और दिखा दूं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा चैप्टर का लास्ट पोर्शन था। कुछ डायग्राम्स है जो आपको दिखा दूं, दर्शन करवा दूं, कर लेंगे। ये देखो, फैराडे ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, याद आ रहा है आपको कि कैसे उसने निकाले थे मैग्नेट को, किसकी तरफ, कॉइल की तरफ ले गया, दूर ले गया, तो फ्लक्स कैसे बढ़ेगा। देखो, कॉइल के नजदीक जाने से फ्लक्स कैसे बढ़ेगा, दूर जाने से कैसे कम हो जाएगा, गैलोमीटर है। अगर फ्लक्स को बदल नहीं रहे तो करंट नहीं होगा, फिक्स रहेगा ये सुई। और हिलाते हैं, रिलेटिव मोशन होता है दोनों के बीच में, तो भी फ्लक्स में बदलाव होता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसकी डिस्कवरी से रिलेटेड डायग्राम है ये। क्लियर है? फिर और आगे चलते हैं, क्या डायग्राम है देख लेते हैं एक बार। ओके, ये था वो उसका जो एक्सपेरिमेंट था ना फैराडे का, वहां पे छोटा डायग्राम दिया था मैंने। मैग्नेट को अंदर मूव करेंगे तो फ्लक्स जो है, करंट वो एक दिशा में होगा, और उसी पोल को दूर ले जाते हैं तो करंट की दिशा पलटी हो जाती है। नो मूवमेंट, देयर इज नो करंट। तो मतलब फ्लक्स बदलता है, मैग्नेट हिलता है तो फ्लक्स चेंज होता है, कम ज्यादा होगा। पास जाने से फ्लक्स बढ़ेगा, दूर जाने से फ्लक्स कम होगा। और कम ज्यादा होना मतलब चेंज होना, और फ्लक्स चेंज होगा तो करंट है। तो फर्स्ट और थर्ड केस में करंट है, यहाँ कोई करंट नहीं है। और स्पीड पे भी डिपेंड करता है, जितने जल्दी फ्लक्स चेंज करेंगे उतने ज्यादा करंट बनेगा, तो सुई दूर तक हिलेगी। तो ये उसके कंक्लूजन वगैरह थे, ठीक है कि नहीं? क्या, चलिए और आगे चल लेते हैं थोड़ा सा। म्यूचुअल इंडक्शन, इसके क्वेश्चंस आते हैं आपके कई बार, एनसीईआरटी सिलेबस में है ये। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है ये देखते हैं। हमने पढ़ा है किसी कॉइल से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो कब चेंज होता है? एक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। आपने एक हिंदी में कहावत सुनी होगी, खरबूजे को देखकर। कंप्लीट कर सकते हैं आगे? खरबूजा रंग बदलता है, पढ़ा है ना आपने? तो अब यहाँ पे हमारे दो वैसे खरबूजे तो नहीं है, हमने क्या किया, देखो एक कॉइल ले ली बी। कौन सी कॉइल ले ली? बी ले ली कॉइल, समझ में आ गया। और दूसरी हमने कॉइल ले ली ए। क्या कॉइल ले ली? ए कॉइल ले ली हमने, ठीक है। अब सुनेंगे ध्यान से कि इस ए कॉइल में हमने एक बैटरी लगा दी, ठीक है। हमने क्या लगा दी? एक बैटरी। और ये हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है, रियोस्टेट। देखो ये एरो लगा हुआ है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है हम करंट की वैल्यू कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने पढ़ा है फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसी भी कॉइल से करंट गुजरता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो एक मैग्नेट बन जाता है। तो अब इसमें से करंट गुजरेगा तो एक एंड नॉर्थ पोल बन जाएगा कॉइल का, दूसरा बन जाएगा साउथ पोल, ठीक है कि नहीं? कहा तो ये करंट की तरह बिहेव, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और मैग्नेट जो करंट की वैल्यू है उसी हिसाब से मैग्नेट की स्ट्रेंथ होगी। मान लो मैं करंट कम करता हूं तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होगी, करंट की वैल्यू बढ़ा देता हूं तो उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। तो समझ आएगा? तो मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगी? करंट पे डिपेंड करेगी। और रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट को चेंज कर सकते हैं रियोस्टेट की मदद से। अब यहाँ रियोस्टेट में अगर रेजिस्टेंस कम कर दूंगा तो करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मतलब फ्लक्स ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस मैंने कम कर दिया तो करंट ज्यादा ज्यादा हो गया, तो मैंने बताया ना करंट ज्यादा होने से स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा। अब अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ा दूं तो करंट हो गया कम, करंट कम हो जाएगा तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बनेगा, मैग्नेट वीक हो गया तो फ्लक्स कम हो जाएगा। तो ध्यान देना, मैं कॉइल ए में करंट के साथ छेड़खानी करके इस मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेट की जो मजबूती है, स्ट्रेंथ है,
उसको कम ज्यादा कर सकता हूं। समझ में आ गया? कम ज्यादा कर सकता हूं तो फ्लक्स कम ज्यादा होगा। अब इसके पड़ोस में मैंने एक और कॉइल रख दी, दूसरी कॉइल है, ये कॉइल N1 है, ये कॉइल N2 है, नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग है इनकी। ये दूसरी कॉइल रख दी। इस कॉइल में करंट का सोर्स नहीं रखा मैंने, यहाँ कोई करंट का सोर्स नहीं, यहाँ बैटरी लगा रखी है, यहाँ कोई सोर्स नहीं है, यहाँ मैंने सिर्फ गैल्वेनोमीटर रख दिया, दोनों छू भी नहीं रहे आपस में एक दूसरे को, टच नहीं कर रहे। तो मुझे बताओ क्या इस कॉइल में करंट आ सकता है? क्या सुई हिलेगी? तो देखो इस कॉइल उस कॉइल के बीच में कुछ भी नहीं है, टच भी नहीं है आपस में। हम पता है इनके बीच में गैप होते हुए भी हम इसमें करंट ला सकते हैं। कैसे करंट लाएंगे? तो हमने पढ़ा है अगर किसी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स बदलता है ना तो उसमें करंट इंड्यूस होता है। तो अगर मैं इसमें से गुजरने वाले फ्लक्स को बदल दूं तो इसमें करंट उत्पन्न हो जाएगा। तो कैसे फ्लक्स चेंज करूंगा? तो मैं इन दो कॉइल्स को बहुत नजदीक रख रहा हूं, इतना पास रख रहा हूं कि इसमें से जो फ्लक्स निकलेगा वो कुछ इसमें से भी गुजर जाए। तो इनको मैंने काफी नजदीक नजदीक रख दिया मैंने। तो देखो ये सेंटर पे जो फ्लक्स है ये इसके अंदर से भी गुजर रहा है। अब समझना ध्यान से। केस नंबर 1 मैंने यहाँ पे करंट रखा है बहुत ही हाई, सॉरी करंट रखा है लो। तो अगर मैं रेजिस्टेंस हाई सेट करूंगा यहाँ पे, रेजिस्टेंस हाई तो करंट लो तो लो करंट के कारण यहाँ वीक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स कम निकलेगा। तो सपोज यहाँ से फ्लक्स गुजर रहा है, सपोज 50, ये 50 फ्लक्स गुजर रहा है तो कुछ बाहर निकल गया और कुछ 50 फ्लक्स है इसके अंदर से गुजरा। तो 50 में से मान लो 30 गुजर रहा है इसके अंदर से, इसके अंदर से कितना गुजर रहा है? 30। अब ये 30 फिक्स है फ्लक्स, ये 30 का 30 गुजरा तो चेंज तो हो नहीं रहा, चेंज नहीं हो रहा तो करंट नहीं बनेगा, नील है करंट, तो ये डिफ्लेक्शन इशू करेगा। 30 फ्लक्स ध्यान रखेंगे। अब मैं क्या किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो मैंने हाई लगाया था उसको रेजिस्टेंस को फटाक करके धीरे धीरे करके मैंने कम कर दिया, धीरे धीरे करके कम कर दिया तो करंट बढ़ गया। और जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तो करंट का स्ट्रेंथ बढ़ने से फील्ड भी मजबूत हो जाएगा, फील्ड मजबूत हो जाएगा तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो अब जो पहले 50 फ्लक्स टोटल निकल रहा था उसकी जगह मान लो 500 निकल रहा है। अब 500 निकल रहा है तो 50 से 500 बढ़ गया, तो इसके अंदर से जो 30 गुजर रहा था वो भी तो बढ़ेगा, तो 30 की जगह मान लो 300 हो गया। तो अब मुझे तो पहले फ्लक्स इसमें से गुजर रहा था 30, तो ये नेबरिंग कॉइल है, समझ में आ गया? तो पहले फ्लक्स गुजर रहा था 30, एक्चुअल फ्लक्स वो इसका है बट गुजर तो रहा है ना इसके अंदर से भी। तो इसके अंदर से पहले फ्लक्स 30 गुजर रहा था और करंट की वैल्यू कम करके, करंट बढ़ा करके, सॉरी करंट बढ़ा करके, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथ को बढ़ा करके फ्लक्स हमने इस कॉइल से बढ़ाया तो वो फ्लक्स इसमें से भी बढ़ेगा। तो जैसा बदलाव इधर होगा वैसे इधर होगा। अब इसमें से पहले फ्लक्स 30 था, बाद में 30 से 300 हो गया, फ्लक्स बढ़ा, तो चेंज इन फ्लक्स के कारण इसमें भी करंट इंड्यूस होगा और वो इंड्यूस करंट के कारण ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी फिनोमिनन, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। होता है ना कई बार दो पड़ोसी टेस्ट लिख रहे हैं, ठीक है, और एक बार एक जना ज्यादा पढ़ के आ जाता है तो उसका फायदा पड़ोसी को भी हो जाता है ना। कई बार एक जना ज्यादा पढ़ के आ जाए, पड़ोसी नहीं पढ़ के आए, तो नहीं पढ़ के आने वाले को भी फायदा हो जाता है, बिकॉज बहुत नजदीक बैठे हैं वो। सेम चीज यहाँ पे है, अगर इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्योंकि पड़ोसी कॉइल बहुत नजदीक है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, और इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें करंट उत्पन्न होगा। समझ में आ गया? तो ये फिनोमिनन क्या, दो कॉइल को बहुत नजदीक रख दिया जाए और एक कॉइल से करंट की वैल्यू को बदल करके फ्लक्स को चेंज किया जाए तो वैसा ही बदलाव पड़ोसी कॉइल से एसोसिएट हो जाता है। पड़ोसी कॉइल में फ्लक्स चेंज करने के कारण यहाँ पे भी करंट उत्पन्न हो जाता है, इंड्यूस करंट। इस फिनोमिनन को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ये ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है। ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी कॉइल में हम करंट देते हैं, वहां फ्लक्स चेंज होता है, जैसा फ्लक्स वहां चेंज होगा वैसे ही फ्लक्स एसोसिएट होता है सेकेंडरी कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस होता है। बस वहां कॉइल्स का फर्क होता है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में। प्राइमरी कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम रखेंगे, सेकेंडरी में ज्यादा रखेंगे तो हमको ज्यादा करंट मिलेगा यहाँ पे, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। और अगर सेकेंडरी कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में हम टर्न्स ज्यादा रखेंगे, सेकेंडरी में कम रखेंगे तो वहां करंट की वैल्यू कम मिलेगी हमको, तो वो होता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक वोल्टेज बढ़ाने वाला, एक वोल्टेज कम करने वाला। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो ये था म्यूचुअल इंडक्शन। ये नॉर्मली एनसीईआरटी सिलेबस में ही है, आपके आरबीएससी वालों में नहीं है, लेकिन फिर भी एक एडिशनल टॉपिक मैंने दिया है म्यूचुअल इंडक्शन। तो कि हम क्या एक कॉइल में करंट की वैल्यू बदल करके, फ्लक्स बदल करके पड़ोसी कॉइल में करंट उत्पन्न कर सकते हैं बिना छुए? बिल्कुल कर सकते हैं। फिनोमिनन इज म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और। आगे क्या है? सोलिनॉइड। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड मैग्नेट। समझेंगे यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक हमारा ये हमने कोई भी सॉफ्ट आयरन या कोई भी सॉफ्ट आयरन का पीस ले लिया जिसको हम कोर के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके ऊपर एक हमने तार लपेट दिया, ऐसे 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 घेरे लपेट दिए, तार के दो फ्री एंड्स होंगे, एक इधर आ गया एक इधर आ गया। अब हमने यहाँ से करंट भेज दिया, ये करंट इधर से घुसेगा तो चक्कर मार करके मार करके मार करके इधर से वापस लीव करेगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या ओके। अब समझेंगे ध्यान से कि इसके जो दो एंड्स है, हमने पढ़ा है ना कि करंट पास करने से कोई भी कंडक्टर मैग्नेट बन जाता है, तो हर टर्न इसका एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो ओवरऑल ये जो पूरा का पूरा सेटअप है ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा।
एक एंड इसका बनेगा नॉर्थ पोल, दूसरा बनेगा इसका साउथ पोल। अब कैसे पता लगेगा कि कौन सा एंड नॉर्थ बनेगा और कौन सा बनेगा साउथ पोल? समझ में आ गया? तो ध्यान देंगे इन दोनों को, यदि ये तो मैंने ऐसे फ्रंट में ऐसे रखा, इन दोनों को अगर हम वर्टिकल हमारी ओर हम अगर इस तरफ खड़े हो जाएं या हम इस एंड पे खड़े हो जाएं, साउथ पोल की तरफ खड़े हो जाएं, तो हमको जो ना करंट की दिशा पे गौर करना है। भाई करंट की दिशा तो पता होगी, बैटरी हमने लगा रखी है, करंट की दिशा पता होगी। तो अगर इस एंड पे करंट क्लॉकवाइज है तो उस पे एंटी क्लॉकवाइज होगा, इस पे एंटी क्लॉकवाइज है तो इस पे क्या होगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि अपोजिट है एक दूसरे के एंड। समझ में आ गया? मैंने बताया ना, जैसे अगर मैं ये ऐसे घुमाऊं, ये अगर मुझे क्या दिख रहा है, ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो उस तरफ जो कोई पर्सन सामने खड़ा है उसको ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। समझ में आ गया? तो नॉर्थ और साउथ आमने सामने है, ठीक है? तो एक एंड पे अगर क्लॉकवाइज है तो एक पे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? अब ध्यान देना कि वो एंड जहां पे करंट एंटी क्लॉकवाइज है वो नॉर्थ पोल बन जाता है। देखो बहुत आसान है, दो तरीके बताता हूं मैं आपको। वो एंड जहां पे करंट एंटी क्लॉकवाइज है क्या बन जाता है, वो नॉर्थ पोल बन जाता है। देखो मैं एंटी क्लॉकवाइज शब्द जब बोल रहा हूं, एंटी, तो एन बोला जा रहा है शुरू में, एंटी, एन, एन मतलब नॉर्थ पोल। तो द एंड ऑफ कॉइल वेयर द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज बिकम्स द नॉर्थ पोल, और जो जहां पे क्लॉकवाइज है वो बन जाएगा साउथ पोल। एक तो ये तरीका है, और दूसरा क्या है, डायग्राम से ही पता लग जाएगा। आप एन लिखे ना, एन, तो एन को थोड़ा सा, ये जो डंडे है ना दो, ये सीधे वाले डंडे, ये इनको थोड़ा सा घुमा के लिख दें, एक ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे घुमा के लिख दें, और एस को ऐसे ही रहने दें। तो देखो मैं नीचे डायग्राम में दिखा दूंगा, एन को थोड़ा सा घुमा करके लिखना है, या ऐसे लिख दो। देखो ये एन दिख रहा है, ये एन। तो एन में देखो इधर से तो ऐसे है और इधर से ऐसे है, ये आर्म से इधर नीचे जा रहा है, इधर से ऊपर जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ इसके चारों तरफ गोला बना दें तो देखो ये ऐसे, इस आर्म से ऊपर करंट जा रहा है तो ये इधर से ऐसे, और ये इधर से नीचे आ रहा है तो ऐसे, और ये दिशा क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। देखो गोले में देखो एंटी क्लॉकवाइज हो गई ना, तो ऐसे और ऐसे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो जो एंड पे करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा दैट बिकम्स द नॉर्थ पोल। तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है, देखो ये ऐसे उतर रहा है, तो अगर हम इसके साइड में खड़े होकर देखें तो करंट इधर से आके इधर से उतरते एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये नॉर्थ पोल बन गया। और जिस एंड पे करंट क्लॉकवाइज है, देखो एस हम ऐसे लिखते हैं, स्टाइल वाला एस ऐसे, तो यहाँ पे अगर एरो लगा दें, यहाँ पे एरो लगा दें, तो देखो ये रोटेशन ऐसे है, तो देखो इधर से इधर, समझ में आ गया? तो एस हमने ऐसे लिखा ना, तो इधर से तो इधर जा रहा है, उधर से नीचे उतर रहा है, तो इधर से नीचे उतर रहा है, इधर से इधर आ रहा है। तो जो एंड पे करंट क्या है, क्लॉकवाइज होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो वो बिकम्स द साउथ पोल। और ये नहीं याद रखना तो सिंपल मैंने बताया ना क्या, एंटी क्लॉकवाइज, एन बोला नॉर्थ पोल बना। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से अगर हमको करंट की दिशा ज्ञात है दोनों एंड्स पे, तो हम पोलैरिटी डिसाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो मैग्नेट होता है वो क्या कहलाता है, सोलेनॉइड, या फिर इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। जब तक हम करंट पास करेंगे उस सेटअप से तो ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहेगा। द मोमेंट हमने करंट को स्टॉप कर दिया तो तुरंत मैग्नेटिज्म गायब हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो ध्यान देंगे, इस प्रकार का स्ट्रक्चर कहलाता है सोलिनॉइड। समझ में आ गया? तो आप घर पे भी बना सकते हैं। मैं एक लोहे की कील ले लो या दो चार कीलें ले लो, उसके ऊपर कॉपर का पतला वायर लपेट दो ऐसे 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 ऐसे, और बैटरी से करंट पास कर दो, इट विल बिकम ए मैग्नेट। छोटी मोटी आयरन पीसेस को खींच लेगा अपने दोनों ओर। समझ में आ गया? पोलैरिटी चेक करने का तरीका समझ में आ गया? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से हम पता लग जाएगा, और करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, बैटरी का जो एंड है प्लस माइनस, उससे पता लग जाएगा हमको किधर एंटी क्लॉकवाइज है किधर क्लॉकवाइज है। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे क्रेन्स वगैरह में यूज होते हैं। समझ में आ गया? बहुत सारी डिवाइसेस में यूज होते हैं, क्रेन्स वगैरह में यूज होते हैं। आपने डंपिंग यार्ड, शिपिंग कंटेनर्स वगैरह देखे होंगे, जहां पे हमारे बंदरगाह वगैरह होते हैं ना, शिपिंग, तो वहां पे शिपिंग कंटेनर बड़े बड़े 40-40 फुट के, 20-20 फुट के उठा उठा के क्रेन्स शिप्स पे चढ़ाते हैं। इंसान नहीं चढ़ाते उनको। ट्रेनों पे देखा होगा, कंटेनर जो लोड करके ले जाती है ना मालगाड़ियां, वो कंटेनर्स को बड़ी बड़ी क्रेन्स उठाती है। वो क्रेन्स क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स होती है। तो उसमें ऐसा ही हम सॉफ्ट कोर लेते हैं, उसके ऊपर हम लाखों लाखों टन लपेट देते हैं इनके। ठीक है? अच्छा, एक जरूरी बात, हमारे जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं उनकी स्ट्रेंथ सीमित होती है, लेकिन जो हमारे ये टेम्पररी मैग्नेट्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, उनको कितना ही मजबूत बना सकते हैं। तो जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसका जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, मजबूती है, वो किन चीजों पर निर्भर करती है? तो सबसे पहला करंट की वैल्यू, आई। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड में करंट का पास करूंगा उतना ही ज्यादा मजबूत मैग्नेटिक फील्ड। नंबर एक, आई की वैल्यू। दूसरा, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। कॉइल में जितने ज्यादा टर्न्स उतना मजबूत मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? और तीसरा, ये जो कोर मटेरियल, किसके ऊपर मैंने तार लपेटा है, अगर सॉफ्ट आयरन का होगा, सॉफ्ट आयरन का होगा, आयरन निकल कोबाल्ट में से कुछ भी ले सकते हैं। ये क्या है? ये है स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मेटल, जो कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अट्रैक्ट करते हैं, ज्यादा फ्लक्स जनरेट करते हैं। ठीक है? तो अगर मैं आयरन का कोर लूंगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड मजबूत। तो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट पास, एंड द नेचर ऑफ द कोर मेटल, जो कि सॉफ्ट लैमिनेट, जो सॉफ्ट आयरन कोर होना चाहिए। तो लोहे की कील ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है? तो बहुत मजबूत
हम क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बना सकते हैं। समझ में आ गया, सोलिनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, ये मैंने बताया था राइट हैंड पाम रूल बताया था ना, थंब रूल है पाम रूल। किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है तो क्या है, अगर हम क्या है करंट को अपने हथेली में, राइट हैंड की हथेली में इस प्रकार से होल्ड करें कि थंब जो होता है वो करंट की दिशा में पॉइंट करता है, तो फिंगर्स पॉइंट करेंगी किसकी दिशा में, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। तो उसी के जैसा एक और रूल है, सेम चीज, मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल। क्या कहता है ये कि अगर हम एक राइट हैंडेड स्क्रू को इस प्रकार से घुमाने की कोशिश करें, ड्राइव करें कहीं पे भी वुडन प्लैंक में, कि इसका जो टिप है करंट की डायरेक्शन में एडवांस करे। समझ में आ गया। अब देखो मुझे बताओ, इस स्क्रू को मान लो ये एक लकड़ी के प्लैंक में रखा हुआ है, ठीक है, और हमको स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको अंदर भेजना है। तो अब मान लो करंट नीचे जा रहा है, तो इस टिप को हमको करंट की दिशा में घुसाना है, करंट की दिशा में मूव करवाना है। तो इसको हमको क्या है, यहाँ पेचकस लगा करके ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो ऊपर अगर आप उंगली रख के आप रोटेट करने की कोशिश करो, ट्राई मारो, तो आप ऐसे से घुमाओगे। तो जब रोटेशन ऐसे ऐसे करोगे तो इसकी टिप नीचे मूव करेगी, तो द टिप ऑफ द स्क्रू एडवांसेस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसका जो रोटेशन का सेंस है, देखो हमको पेचकस को थंब से पकड़ के ऐसे घुमाना पड़ेगा, तो हमारी थंब या फिंगर्स जिस दिशा में मूव कर रही है, तो ऐसे हमको ऐसे घुमाना पड़ेगा वो। तो ये जो डायरेक्शन होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जो कि क्लोज्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे इसके। तो अगर करंट हमारा ऐसे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ऐसे हो जाएगा हमारा। कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक। और अगर सपोज हम करंट उल्टा कर दें तो हमको नीचे पेचकस लगा के घुमाना पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड उल्टा हो जाएगा हमारा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम कॉर्कस्क्रू रूल भी कह सकते हैं। ठीक है कि नहीं। तो देखो क्या कहता है कॉर्कस्क्रू रूल, इट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी जानकारी देगा। इफ वी इमेजिन टू ड्राइव, अगर हम इमेजिन करें, ड्राइव मतलब स्क्रू को कसना, ए राइट हैंडेड स्क्रू सच दैट इट्स टिप, उसकी टिप किस ओर एडवांस करे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट की ओर थ्रू द कंडक्टर। देन तो क्या होगा, द डायरेक्शन इन विच द फिंगर्स कर्ल, जिस ओर हमारी फिंगर्स कर्ल कर रही है, घूम रही है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। समझ में आ गया। तो ये हमारा मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल है, अल्टरनेटिव है राइट हैंड थंब रूल है पाम रूल का। ठीक है कि नहीं। ये हम देखो एक ब्रीफ एक मैंने डायग्राम बनाया जिससे कि आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। देखेंगे शॉर्ट एक है, बहुत इजी है, रिवीजन के लिए आसान रहेगा। इलेक्ट्रिक करंट ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। क्या होता है करंट, हमने पढ़ा है, चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्ज इन मेटेलिक वायर। और ये फ्लो क्यों होता है, जब उसके एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बिना पोटेंशियल के करंट फ्लो नहीं कर सकता। दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बैटरी लगाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तो ही फ्लो करेगा। बिना, अगर पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो है देन करंट विल आल्सो बी जीरो। तो फ्लो ऑफ चार्ज इन मेटेलिक वायर ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर एंड्स। ठीक है कि नहीं क्या, ओके। और इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या है इसका, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम। तो I इक्वल टू क्यू बाई टी पढ़ा था हमने वर्ड्स में। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये तो फॉर्मूला है। इट इज द रेट, रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की रेट है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो पर यूनिट टाइम, तो चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अभी मैथमेटिकली जो होता है करंट का फॉर्मूला ये रहा, Q अपॉन चार्ज अपॉन टाइम, तो कूलम पर सेकंड, इसी को हम एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, जबकि एक्सपेरिमेंटली हम इसको किससे नापते हैं, करंट को एमीटर से नापते हैं। समझ में आ गया। अब एमीटर से नापते हैं तो एमीटर के बारे में थोड़ी जानकारी आगे, एमीटर को कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, बताया था ना मैंने। तो एमीटर इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है। ठीक है, तो ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट थ्रू विच वी मेजर करंट। ठीक है, अभी जो मैथमेटिकली हमने करंट नापा, Q अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम, वेयर, तो Q क्या है हमारा, इन दोनों का मतलब बताया। Q हमारा नेट चार्ज है जो कि कूलम में होता है, और किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से बहने वाला चार्ज, और T हमारा टाइम है सेकंड्स में। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें कूलम पर सेकंड, दैट विल बी एम्पियर, यूनिट हो गई। सर्किट क्या होता है, क्लोज पाथ, जिससे कि करंट फ्लो करता है, खुले टूटे हुए पाथ में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कंटीन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज बहने के लिए, करंट बहने के लिए क्लोज पाथ की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, करंट दो प्रकार का होता है, समझना ध्यान से। तो जो भी डायरेक्शन है जो हम सर्किट्स में शो कर सकते हैं, तो अब देखो मैंने सर्किट बनाया, बैटरी लगाई, तो बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल से मैं एरो निकाल के दिखाता हूं नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। तो एक्चुअल में पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर कुछ नहीं बहता, मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उल्टी दिशा में बहते हैं। समझ में आ गया। तो हम पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की ओर जो दिशा लगाते हैं वो कन्वेंशनल करंट की दिशा है, फ्लो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और जबकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा उल्टी दिशा में बहते हैं, दे आर ट्रांसफर्ड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी। तो अगर हमारा करंट की दिशा हमने ऐसे दिखाई है सर्किट में, ये कन्वेंशनल करंट है।
इसका मतलब ये फ्लो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज इस ओर बह रहा है तो नेगेटिव करंट जो होगा इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो उल्टा होगा। तो ध्यान देना, कन्वेंशनल करंट हमेशा हम बाय डिफॉल्ट सर्किट्स में दिखाते हैं। तो कन्वेंशनल करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वेयर एज द इलेक्ट्रॉनिक करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। हम डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज की दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की नहीं दिखाते। तो किसी सर्किट में अगर एरो ऐसे लगा है इस और राइट साइड में, तो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग ऑन द लेफ्ट साइड। आपको कोई बोल दे कि भैया एक प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिव चार्ज का है, वो ऐसे जा रहा है, प्रोटॉन कहां जा रहा है, इस ओर जा रहा है, तो पूछे कि बोलेंगे करंट किधर जा रहा है, तो करंट उल्टा। अगर पॉजिटिव चार्ज इस ओर बह रहा है तो करंट हमेशा सॉरी हाँ, पॉजिटिव चार्ज अगर इधर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो कन्वेंशनल करंट ये मुझको हमेशा बताना है। तो अगर कोई बोले कि भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन उल्टी, पॉजिटिव। समझ में आ गया कि नहीं? क्या हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन को करंट की दिशा कहा जाता है। तो ये देखो, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो डायरेक्शन कहां से है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, लेकिन एक्चुअल में चार्ज फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कैरियर्स। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स या कैरियर्स जो होते हैं, उनका फ्लो की डायरेक्शन है वो कन्वेंशनल करंट क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स उल्टी दिशा में फ्लो करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट डायग्राम था। इसके बाद हम आगे अगले आने वाले सेशन में, जो कि लास्ट सेशन होगा, न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। तो आपसे मैं एक बार कहना चाहूंगा कि जितने भी इस चैप्टर के फॉर्मूले हैं एक बार रिवाइज कर लेंगे, मैं एक बार और डिस्कस कर दूंगा। तो आई होप आपने ये इलेक्ट्रिक जनरेटर का टॉपिक अच्छे से समझ लिया होगा। और इसी के साथ ही एनसीईआरटी सिलेबस जो है सीबीएसई वालों का, उनका इलेक्ट्रिक मोटर एक और टॉपिक है जो आपके आरबीएसई में नहीं है। अगली बार सिलेबस चेंज होगा तो वो मोटर वाला टॉपिक अगले साल से वापस इंक्लूड कर दिया जाएगा। लेकिन सीबीएसई वाले बच्चों के लिए मैं एक बार फिर ये अपलोड कर दूंगा, एक अलग से वीडियो बना दूंगा जहां पे इलेक्ट्रिक मोटर वाला टॉपिक मैं कर दूंगा, ठीक है कि नहीं? क्या तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग